हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रेजनिंग मेंटर, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज आपको मैं लेके आया हूं एक और अच्छा सेशन जो कि हमारा पार्ट 2 है इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटी का पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले इनइक्वालिटी का पार्ट 1 देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आरआरबी पीओ या कहूं या आरआरबी क्लर्क कहूं या आईबीपीएस कहूं या जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस के आप एग्जाम देने वाले हैं इंक्लूडिंग एसएससी, ये टॉपिक आपको वहां बिल्कुल मिलेगा। तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि पार्ट 1 जो होता है वो कहीं इनकी बेसिक्स है। पार्ट 2 थोड़ा सा लेवल एडवांस में चलेंगे, थोड़ा कुछ ज्यादा चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरा सेशन जरूर देखिएगा और बने रहिएगा। चलने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीटली 100% फ्री एजुकेशन देता है बिना किसी बार के। आपको सिंपल तरीके से आना है, सिंपल तरीके से पढ़ना है और अपने सिलेक्शन की एक सीट पक्की करनी, क्योंकि शायद मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो आपके सिलेक्शन के लिए काम करता है। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। आते हैं जरा सा कहानी पर, और हमारी कहानी शुरू होती है इनइक्वालिटी के पार्ट 2 पर। मैंने पार्ट 1 में आपको अगर रिकॉल कराऊं तो मैंने पार्ट 1 में आपको क्या डिस्कशन किया था, ईदर और का केस बता दिया था, साइन को मैंने कैसे चेक करते हैं वो प्रॉपर बता दिया था। तो अब सिर्फ क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज की जो मेरी क्लास है या आज का जो मेरा सेशन है कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा किस चीज पे भाई, जो बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे अगर बात करें तो यहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेटली नॉट फॉलो। डेफिनेटली नॉट फॉलो क्या होता है भाई? डेफिनेटली नॉट फॉलो का मतलब होता है कि कोई भी चीज कंप्लीटली 100% गलत हो जाए। जैसा यही क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया, क्या बोला गया, ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली नॉट फॉलो है। अभी तक क्या होता था, फॉलो है, नॉट फॉलो है, लेकिन अभी क्या हो गया, एम्फसाइज कर दिया, डेफिनेटली नॉट फॉलो कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट है, क्या कुछ अलग जैसा है जो पहले कभी नहीं था? तो जरा सोचिएगा। मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि डेफिनेटली नॉट फॉलो होता क्या। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहां पे बना के दूं, एक एग्जाम्पल मैं बना के कैसे दूंगा कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट आपके सामने, स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि ए बड़ा है बराबर है बी से, ठीक, बी बड़ा है सी से, सी बराबर है डी से और डी छोटा या बराबर है ई से, ठीक है। ये आपका एक स्टेटमेंट आपके सामने आ गया, गॉट इट। अब जब आपके सामने ये स्टेटमेंट आ चुका है तो यहां पर अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको दूं, जैसे पहला कंक्लूजन मैंने क्या दिया, ए छोटा है डी से। दूसरा कंक्लूजन मैंने दिया आपको बी बड़ा है ई से। तीसरा कंक्लूजन मैंने दिया आपको डी छोटा है ए से, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया और आपसे क्या पूछा कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली नॉट फॉलो। क्या बोला भाई? डेफिनेटली नॉट फॉलो। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला एग्जांपल आप खुद मुझे करके दिखाएंगे अगर आप ये समझ लेंगे इसका बेसिक्स। तो डेफिनेटली नॉट फॉलो, ठीक है भाई। अब जरा डेफिनेटली नॉट फॉलो की बात अगर मैं करूं तो इसमें से कौन सा ऐसा निष्कर्ष है जो निश्चित रूप से गलत है? अब जरा ध्यान से देखना, पहले मैं सिंपल चेक करूंगा सही या गलत। तो ए से मैं डी की तरफ चलता हूं। जब मैं ए से डी की तरफ जा रहा हूं तो यहां पे दो चीजें, ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, दो चीजें हैं भाई, और इन दो चीजों में डेफिनेटली प्रेफरेंस आप ग्रेटर को देंगे। क्या वो ग्रेटर यहां है? नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था भाई कि डेफिनेटली नॉट फॉलो बताओ, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। अगर डेफिनेटली नॉट की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखो जरा सा, अगर मैं बी से ई की तरफ जाता हूं, बी से ई की तरफ अगर मैं जाता हूं तो नोटिस करो बी से ई की तरफ में साइन ऑपोजिट हो रहा, और जब जब साइन ऑपोजिट होगा तो कोई कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो जरा, अगर मैं डी से ए की तरफ चलूंगा तो डी से ए की तरफ अगर मैं जाता हूं, देखो डी से ए की तरफ अगर मैं जाता हूं तो पीछे से आगे की तरफ जाते वक्त मैंने नोटिस किया कि यहां पर ये इक्वल है, ये साइन पलट जाएगा ऐसा, फिर ये साइन पलट जाएगा ऐसा, तो प्रेफरेंस इसी को देंगे और वो चीज हमको यहां दिखाई दे रही, ये तो सही हो गया। अब भाई जो सही है वो डेफिनेटली नॉट फॉलो तो हो ही नहीं सकता, तो ये लास्ट वाला तो आपको डायरेक्टली कैंसिल कर देना भाई। ये तो लास्ट वाला सोचना भी नहीं है कि सही है गलत है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो आपसे पूछा गया था डेफिनेटली नॉट फॉलो का। अब जरा ध्यान दीजिए इन दोनों में, क्या इसका आंसर बोथ फॉलो होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड,
या कोई एक फॉलो होगा? समझना ध्यान से, दोनों ही गलत आ गए तो क्या डेफिनेटली नॉट फॉलो वाला रूल जो है वो यहां पे लग जाएगा दोनों में, क्योंकि दोनों गलत हैं, वही तो पूछा गया। अक्सर स्टूडेंट्स में देखा गया है कि डेफिनेटली नॉट फॉलो वाले क्वेश्चंस में वो क्या करते हैं, दोनों गलत हो गया मतलब वो आंसर आ गया, तो आंसर क्या देंगे? एग्जामिनर भी पहला ऑप्शन क्या देगा? फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो, या फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे दे देगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, कि पहला और दूसरा। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, जैसे अगर मैं सेकंड को बताता हूं, अगर मैं जब बी से ई की तरफ गया हूं, ठीक है, अगर मैं बी से ई की तरफ गया हूं, कहां से? बी से, ठीक है, अगर मैं बी से ई की तरफ गया तो मैंने क्या नोटिस किया? ये ग्रेटर था, ये इक्वल था और ये लेस देन इक्वल था। ये तीन चीजें आपके सामने थी। फिर से सुनिएगा, अगर मैं बी से ई की तरफ जा रहा तो ग्रेटर और यहां पे लेस देन इक्वल, ये तीन चीजें आपके सामने यहाँ पे दिखाई दी। तो जब मैंने नोटिस किया कि बी से ई जाते वक्त साइन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले सेशन में या पिछले पार्ट 1 में बताया था कि जब हम किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं और बीच में साइन अगर ऑपोजिट आ जाए तो कोई भी कंक्लूजन जो होता है वो डाउटफुल हो जाता है, ठीक है, वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल का मतलब हो जाता है कि हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि इनमें प्रेफरेंस किसको दें। और जो चीज डाउटफुल सिचुएशन में होता है उसको दूसरी भाषा में कहते हैं कांट से सिचुएशन। कांट से सिचुएशन, कांट से सिचुएशन मतलब कि हम कुछ कह नहीं सकते कि किसको प्रेफरेंस देंगे। भाई यहाँ पे दोनों साइन आ रहे हैं, दोनों फैमिली के साइन आ रहे हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। और जब हम डिसाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका मतलब अगर कहा जाए कि यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ गया तो हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कर दिए? गलत काटे। अच्छा, जब हम गलत काटे तो हमने कंफर्मेशन में गलत थोड़ी काटा, हम डाउट में थे, हम कुछ कह नहीं सकते थे तो हमने गलत काटा। तो क्या ये डेफिनेटली फॉलो की श्रेणी में आएगा? तो नहीं आएगा। डेफिनेटली फॉलो का मतलब होता है कंफर्मेशन, निश्चित रूप से गलत है। ये निश्चित रूप से गलत नहीं था, ये डाउट में था, हम कुछ कह नहीं सकते थे, तो इसका मतलब ये गलत काटा हमने, हम कंफर्म नहीं थे कि गलत है कि नहीं है। याद रखना, डेफिनेटली नॉट फॉलो का मतलब याद रखना, जब भी कोई दो एलिमेंट आपस में ऑपोजिट हो जाए या साइन दो ऑपोजिट वाले मिल जाएं तो वो कंक्लूजन कभी भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डाउट सिचुएशन वाला कंक्लूजन होगा, वो डेफिनेटली फॉल्स में आ ही नहीं सकता। अब अगर बात करें किसकी? इस वाले की, तो ए से जब डी जाते हैं तो डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब यहां पे हो जाएगा, जब मैं ए से डी जाता हूं, सपोज ए से डी की तरफ में जा रहा, समझना ध्यान से, ए से डी की तरफ में चला ऐसे, और जब मैं ए से डी की तरफ गया तो मेरे पास साइन क्या आ गया? ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, तीन साइन मेरे पास आ गए। बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ए से डी की तरफ गया हूं तो तीन साइन आ गए। अब इन तीनों साइन में डेफिनेटली प्रेफरेंस हम किसको देंगे? ग्रेटर को। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ए है वो डेफिनेटली डी से क्या है? बड़ा है। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए जो है वो निश्चित रूप से क्या है? डी से बड़ा है, ये आपको पता चल गया। और नीचे क्या दिया गया? ए डी से छोटा है, तो ये बात निश्चित रूप से गलत होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि जब हमको पता ही है कि ए डी से बड़ा है तो मैं निश्चित रूप से, अगर यहां पे बोला गया गलत हो गया, मतलब ये बोला गया कि ए डी से छोटा है, तो ये तो 100% गलत बोल दिया गया ना, तो ये बात किसके अंदर चली जाएगी? डेफिनेटली फॉल्स के, डेफिनेटली फॉल्स के, या डेफिनेटली नॉट फॉलो के। बात समझ में आ गई? तो डेफिनेटली फॉलो कब, नॉट फॉलो कब लगाएंगे? जब स्टेटमेंट में जो साइन आ रहा है उसके ठीक ऑपोजिट साइन कंक्लूजन में आ जाए। स्टेटमेंट में जो साइन आ रहा उसके ठीक ऑपोजिट अगर कंक्लूजन का साइन आ जाएगा तो वो डेफिनेटली फॉलो होगा, डेफिनेटली नॉट फॉलो होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा। जैसे अगर मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है और कंक्लूजन में क्या बोला? सूरज आज पश्चिम से निकला था, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि पूरब से ही निकलेगा, तो उसके अगर ऑपोजिट हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज स्टेटमेंट में कंफर्म है, जिस भी चीज के बारे में हमको कंफर्म पता है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई बात बोली जाएगी तो वो बात डेफिनेटली फॉल्स होती। मेरी बात समझ में आई? स्टेटमेंट में कोई भी बात बोली जाए, उसके अगेंस्ट कोई बात बोली जाए, देखो यहाँ पे बोला गया ए बड़ा है डी से, और यहाँ उसके अगेंस्ट बोला गया ए छोटा है डी से, या ए बराबर है डी से, तो ये बात भी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है डेफिनेटली फॉल्स का लॉजिक। आई विश आपको समझ में आ गया होगा। साइन अगर ऑपोजिट होते हैं तो वो कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स में नहीं आता। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से इस क्वेश्चन पे, बैक टू द क्वेश्चन। ये देखिए जरा क्वेश्चन समझिए।
बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन पहली चीज जो आपको जानना जरूरी थी वो थी डेफिनेटली फॉल्स का, डेफिनेटली नॉट फॉलो या डेफिनेटली फॉल्स का डेटा। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया, आपके सामने उसी का एक कंक्लूजन दिया गया। अब आपको बताना क्या है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली नॉट फॉलो, जैसे सिखाया था वैसे ट्राई करो। चलो अभी मुझे ए से कहां चलना है, ए के एल की तरफ चलना है। देखो ए कहां दिख रहा, अगर मैं बनाऊं तो ए से अगर मैं एल जाऊंगा तो ए से पहले कहां जाऊंगा, बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ए से बी की तरफ मैं चला गया, ठीक है। ए से बी गया, बी से कहां जाऊंगा, सी, या एक काम करेंगे, ए से बी गया, बी से डी गया, और डी से कहां चला गया, एल, तो ए से एल पहुंच गए। तो ए से बी गए तो ग्रेटर मिला, बी से एल गए तो बी से डी गए तो लेस देन। और अगर ये साइन ऑपोजिट हो गया तो दिया गया कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन कौन सा गलत होगा भाई, डाउट वाला। दिया गया कंक्लूजन जो है वो डाउट में गलत हो जाएगा, ठीक है। दिया गया जो कंक्लूजन है वो डाउट के कारण गलत हो जाएगा, और अगर ये डाउट के कारण गलत हो गया तो इसको हम डेफिनेटली नॉट फॉलो नहीं बोल सकते। समझ में आई बात। दूसरा, अब चेक करो जरा सा, डी से बी चलना है, और डी से बी तो यही दिख रहा आपको, क्या दिख रहा, पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और यहां क्या दिख रहा, जस्ट ऑपोजिट। देखो साइन ये था स्टेटमेंट में कि डी जो है वो बड़ा है बी से, देखो डी बड़ा है बी से, और यहां क्या दिखाई दे रहा है, जस्ट ऑपोजिट। तो ये बात हमारी आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा डेफिनेटली नॉट फॉलो में। इसको करेक्ट मैं कर रहा हूं किस लिए, क्योंकि यही हमारा आंसर है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये होगा डेफिनेटली फॉल्स वाला डेटा, ये हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि देखो स्टेटमेंट के जस्ट ऑपोजिट यहां पे बात की गई। तीसरा देखो, बी से ई चलना है। अगर मैं बी से ई जाऊंगा तो नोटिस करो, तो बी से पहले डी जाऊंगा और डी से ई जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बी से डी गया तो लेस देन, और डी से ई गया तो इक्वल। प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को। क्या वो लेस देन हमको यहां दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो सही हो जाएगा। तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा, हमको नॉट फॉलो बताना भाई डेफिनेटली, और ये तो करेक्ट हो गया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। लास्ट में जरा ए से सी की तरफ चेक कर लेते हैं। अगर मैं ए से सी की तरफ चेक करूंगा, ए से सी की तरफ, तो ए से बी जाऊंगा और बी से सी जाऊंगा, साइन क्या आ गया, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसको दूंगा, ग्रेटर को। यहां नीचे क्या दिख रहा है, लेस देन, जस्ट ऑपोजिट आ गया। देखो मुझे प्रेफरेंस देना है ग्रेटर को, और आंसर जो है वो लेस देन में आ रहा, मतलब जस्ट ऑपोजिट आ जा रहा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा डेफिनेटली नॉट फॉलो वाला करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूं डेफिनेटली फॉल्स या डेफिनेटली नॉट फॉलो। तो इसका असली आंसर क्या होगा भाई, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। फोर्थ मतलब सेकेंड और फोर्थ दो ऐसे कंक्लूजन हैं जो डेफिनेटली नॉट फॉलो के श्रेणी में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई बात आपको। बहुत अच्छा और यूनिक कंसेप्ट है ये, आपको जो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैग्नेट ब्रेन्स में आपको ये सारी क्वालिटीज़ हमेशा मिलेंगी कि आपको लेटेस्ट कंटेंट पे हम काम करेंगे। ये सब कुछ आपको हम फ्री दे रहे हैं, तो आपको बस करना कुछ नहीं है, रेगुलर बेसिस पे इसको देखना है, शेयर करना है, सेशंस को लाइक करना है, कमेंट करना है। ये छोटी सी पहल आप ज़रूर करिएगा। आ जाइए इधर आ जाते हैं जरा सा, यहाँ पे फिर से बात वही बोली कि भाई कंक्लूजन कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है। जरा देखिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए और मुझे बताइए, देख के मुझे बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका। आपको यहां पे डेफिनेटली फॉल्स ही बताना है। अगर हम F से Y जाते हैं, ठीक है, F से Y बोला गया, Y से E बोला गया, चेक करो जरा। चलो मैं बताता हूं, आपने उम्मीद है चेक किया होगा। अगर मैं F से Y की तरफ जा रहा तो F से Y कैसे जाऊंगा, देखो F से Y जाने के लिए मुझे पहले F से E जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर E से, ये सब कनेक्ट हैं एक दूसरे से, E से जाना पड़ेगा H की तरफ, और H से हम कहां पहुंच जाएंगे, Y की तरफ। क्या जो स्टेटमेंट में साइन है उसके ऑपोजिट वाला साइन आ रहा, जरा चेक कर लो। तो F से E जाओगे यानी पीछे से आगे जाओगे, साइन पलट जाएगा ऐसे। E से H की तरफ जाओगे, यहां पे दो साइन आ रहे हैं, लेस देन इक्वल, और H से Y जाओगे तो लेस देन इक्वल आ गया। तो प्रेफरेंस तो लेस देन को देंगे,
और अगर लेस देन को प्रेफरेंस देंगे तो क्या इसके जस्ट ऑपोजिट साइन है? नहीं है, वही साइन दिखाई दे रहा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं हो सकता। ठीक है, चलो जरा y से e चेक कर लेते हैं एक बार y से e चेक कर लेते हैं। y से e कैसे जाओगे? तो y से पहले आपको जाना पड़ेगा h, और h से जहां जाना पड़ेगा e की तरफ। जब आप y से h जाते हो पीछे से आगे, तो पीछे से आगे जाने में साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। साइन कैसा होगा? पलट जाएगा, तो साइन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और h से जब e जाओगे तो ये भी साइन पलट जाएगा, और ये साइन पलटेगा तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। और जब ये वाला साइन देखोगे ये भी पलट के ऐसे हो जाएगा। तो भाई सारे के सारे साइन ऐसे आ जाएंगे, और इनमें प्रेफरेंस किसको दोगे आप? ग्रेटर को। क्या वो ग्रेटर के ऑपोजिट साइन है? नहीं सर, यहाँ पे वही साइन दिखाई दे रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट पे। आप जरा f से h की तरफ देख लेते हैं। f से h की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे f से h की तरफ क्या है? देखो भाई, अगर मैं f से h जाऊं तो पहले मुझे f से तो e जाना पड़ेगा, और e से h। f से e मतलब पीछे से आगे जाओगे साइन इस तरह से हो जाएगा, और e से जब h जाओगे तो ये साइन ऐसा और ये साइन ऐसा। प्रेफरेंस किसको देंगे? लेस देन को देंगे। क्या वो लेस देन यहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। मतलब कुल मिला जुला के आपका जो आंसर होगा डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए था, डेफिनेटली नॉट फॉलो आना चाहिए था, या डेफिनेटली फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। एक और चेक कर लो जरा, J से Y देख लो। J से Y जाना है मुझे, J से Y जाने के लिए पहले J से H जाना पड़ेगा और H से Y। तो J से H जाओगे तो ये साइन आ गया, और H से Y जाओगे तो ये साइन आ गया। प्रेफरेंस इसी को देंगे। क्या इसके जस्ट ऑपोजिट साइन है? तो नहीं सर, वही साइन आपको दिखाई दे रहा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो देखा जाए आंसर सारे के सारे सही आ रहे हैं, आंसर जो आ रहे हैं सारे के सारे सही आ रहे हैं, तो वो हमारे आंसर तो होगे नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या लगाना पड़ेगा फिर? ऑल ट्रू। मतलब सारे सही हैं, डेफिनेटली फॉल्स इसमें एक भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप जाओगे तो क्या लगाओगे? ऑल ट्रू। सारे सही आ रहे हैं, डेफिनेटली फॉल्स कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स का नियम कहता है कि स्टेटमेंट में जो भी साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन या उसके अगेंस्ट नीचे बात की जाएगी, तो वही हमारा केस डेफिनेटली फॉल्स में चला जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ग्रेट, अब जरा आगे बढ़ जाओ, उसमें आगे बढ़ जाओ। यहां पे अभी मैंने याद होगा तो आपको जब इसका सेशन 1 दिया था, पार्ट 1 दिया था, तो वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन होल्ड पे रखा था कि इसको मैं बताऊंगा डेफिनेटली फॉल्स का लॉजिक बता के। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स है, आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन ऐसा है, कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिससे आपको ये पता चल रहा कि L और P एक दूसरे से क्या है? डेफिनेटली फॉल्स होंगे। यानी इसको मैं कहा जाए कि अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो L ग्रेटर P इसको डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में लेके आ जाए, इसको डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में लेके आ जाए। L से P की तरफ बात अगर करें तो जरा L से P की तरफ बात करो। जरा इसमें देखो, ये L है, ये P है। आप नोटिस करो साइन यहाँ ऑपोजिट आ गया, और जब भी साइन ऑपोजिट होगा तो कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, सीधे गलत काट दो। इसमें देखो L से P अगर यहाँ जाएंगे तो सारे साइन देखो इधर ही देख रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, तो यहाँ दिख ही रहा है। और अगर ये यहाँ दिख रहा है तो फिर वो फॉल्स कैसे होगा? वो तो ट्रू हो जाएगा। तो ये आंसर भी कैंसिल हो गया हमारा। आगे देखो जरा इसमें, नेक्स्ट आगे देखो जरा, थर्ड हमारा L से P चलना है। ये देखो L है, ये P है, देखो यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो रहा है, और अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो फिर वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, वो डाउट सिचुएशन में जाता है, वो सिंपल फॉल्स माना जाता है, वो सिंपल फॉल्स माना जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखो जरा L से P, L से P में देखो नोटिस करो यहाँ पे क्या आ रहा, इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल देंगे, यहाँ ग्रेटर है, तो मैंने क्या बोला, इसके ऑपोजिट साइन नहीं आया, इसके अगेंस्ट साइन नहीं आया। इस ग्रेटर इक्वल का मतलब क्या होगा कि एल पी से या तो बड़ा है या तो एल पी के क्या है? बराबर है। तो ऑलमोस्ट उनमें से एक तो ये पॉसिबल हो सकता है ना, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं। मैं फिर से बताऊंगा, डेफिनेटली फॉल्स में स्टेटमेंट के ऑपोजिट साइन होना चाहिए। मतलब अगर ये इधर देख रहा साइन, तो जो उसका आंसर आएगा वो जस्ट ऑपोजिट वाला होगा, तभी माना जाएगा। तो ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। अब 4 आंसर गलत हो गए, तो नो डाउट ये आंसर इसका बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये देखो L से P चले, ये देखो साइन क्या आ रहा है? लेस देन इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल और इक्वल, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? लेस देन को देंगे। और ये देखो जब लेस देन को प्रेफरेंस देंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट आ गया। देखो ध्यान से, इस साइन के जस्ट ऑपोजिट ये वाला साइन आ गया, मतलब अब जाके ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो
तो इसका आंसर क्या लगेगा भाई, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला लग जाएगा। समझ में आया, डेफिनेटली फॉल्स। तो मुझे इसी उम्मीद है कि डेफिनेटली फॉल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट की अगर अगेंस्ट बात की जाए तो वो डेटा हमेशा डेफिनेटली फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, जरा ए से पी चेक करो, ये वाला। वीडियो को पॉज करो, इसको जरा बनाने की कोशिश करो, फिर मुझे बताओ आपसे सही हो रहा है या गलत हो रहा है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन a less than equals to p is definitely false? मतलब किस ऐसे क्वेश्चन में ये वाली बात जो है वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगी। यहां पे a लेस देन इक्वल्स टू p, जरा देखो इसके अगेंस्ट साइन कहां दिख रहा, इसके अगेंस्ट। तो अगर मैं a से p की तरफ जाऊंगा भाई, तो ये देखो a यहां पर है, p यहां पर है, आगे सोचना ही मत क्योंकि साइन ऑपोजिट हो गया, तो ये तो सीधे गलत काट दो। साइन ऑपोजिट हो गया, सीधे गलत काटो। अगर मैं a से p की तरफ यहां जाता हूं तो ये देखो हो गया लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन, सॉरी इट इज ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर, ये देखो आ गया। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को देंगे, ध्यान समझना, ग्रेटर को देंगे। ये इसके ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट में भी अभी होल्ड पे रहना। इसका अगर एग्जैक्ट ऑपोजिट मिला तो वो आंसर वो होगा। मतलब अगर इसका ऑपोजिट एग्जैक्टली बात करूं मैं तो ये हो जाएगा। अगर ये कहीं पे मिला तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं मिला तो फिर हम इस पे चले जाएंगे। तो फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे देखो जरा, इसमें देखो a से p, तो इसमें तो साइन ऑपोजिट है बेटा, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें देखो a से p जा रहे हैं, इसमें भी साइन ऑपोजिट है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें अगर a से p जाए तो यहाँ भी साइन ऑपोजिट है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं कंफर्म हूं कि इसके ऑपोजिट में ये आ रही बात, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला। अब मैं बिल्कुल श्योर हूं, अगर मान लो ऑप्शन ऐसा कोई आता कि किसी में ये वाली चीज आ जाती तो हम इसको लेके चलते। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी स्टेटमेंट में साइन है या जो भी दिया गया आपका क्वेश्चन है उसमें जो साइन है उसके ऑपोजिट आना चाहिए। तो इस साइन का ऑपोजिट ये जरूर था, लेकिन मैं इसको ढूंढ रहा था, अगर ये मिल जाता और ये मिल जाता तो मैं इस पे जाता, लेकिन ये था ही नहीं, तो आंसर फिर इस पे लेके जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से आपकी कहानी जो है ये वाली भी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे किस पे, कोडेड इनइक्वालिटी पे। ठीक है, जरा कोडेड वाला कंसेप्ट समझ लो। कोडेड इनइक्वालिटी अगर आपको समझ में आ गई है तो उसके बाद मैं कुछ और अमेजिंग से क्वेश्चंस बताऊंगा, और मैं आपको स्पेशली जो ईदर और का लॉजिक था वो थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोडेड इनइक्वालिटी में आपके सामने कुछ इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन गिवन एग्जाम में दे देगा, एक इन्फॉर्मेशन ऐसा ही देने वाला। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसका एक मैजिक बॉक्स मैथड होता है, उसको अप्लाई करके आंसर निकालना। जैसे मान लो अगर मैं इसको बना लूं जरा सा, तो यहां पे देखो सारे के सारे साइन का मतलब क्या है। अगर बात करूं किसका, m डॉलर n, तो डॉलर का मतलब क्या दिया गया, m जो है वो n से छोटा नहीं। तो आप एक काम करो, यहां पे एक मैजिक बॉक्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं बाई मैजिक बॉक्स मैथड। ये देखो, ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बना लो। एक बार ये मेहनत करनी, और अगर आपने एक बार बना लिया तो उसके बाद सारे पांच क्वेश्चन आएंगे, इससे आपके आसानी से बन जाएंगे। कुछ मत करो, यहाँ पे साइन लिख दो, ग्रेटर, यहाँ पे लेस देन, यहाँ ग्रेटर इक्वल, यहाँ लेस देन इक्वल, और बीच में इक्वल। गॉट इट, आपने ये ऐसे लिख दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपने ऐसे लिखा है ना, और याद रखना सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए, पहले बड़ा, उसके ठीक सामने उसका ऑपोजिट छोटा, नीचे बड़ा या बराबर, और उसके ठीक सामने छोटा या बराबर, और बीच में आएगा बराबर। ठीक है, अब जरा काम कर लेते हैं। क्या काम करते हैं, पढ़ो जरा। डॉलर का मतलब बोला गया कि m जो है वो n से छोटा नहीं है। अगर m n से छोटा नहीं है तो क्या होगा भाई, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसका मतलब बड़ा और बराबर का साइन ये दिख रहा है, मतलब इसके नीचे क्या कर दो, डॉलर। मतलब जहां जहां डॉलर आएगा वहां वहां ये साइन आप मान लोगे। ठीक है, दूसरा देखो, एट द रेट का मतलब m n से बड़ा नहीं है। अगर आप मुझसे बड़े नहीं हो तो डेफिनेटली या तो मुझसे छोटे हो या मेरे बराबर हो। तो एट द रेट का मतलब छोटा या बराबर हो जाएगा, जिसको आप यहां रख लीजिए। ठीक है, आगे देखो, कॉपीराइट का मतलब ना तो छोटा ना ही बराबर, छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा। तो कॉपीराइट को यहां लिख लिया मैंने। अब आगे देखो, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है ना तो बड़ा ना ही बराबर। अगर आप मुझसे बड़े भी नहीं हो, आप मेरे बराबर भी नहीं है, तो आप क्या हो, छोटे हो। तो परसेंटेज का मतलब छोटा हो जाएगा। और एक जो बचा वो यहां आ जाएगा, कौन सा बच गया भाई, आपका हैश, आपका हैश बचा, तो हैश यहां आ जाएगा।
तो इस तरह से आपने क्या किया, इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक मैजिक बॉक्स में रख लिया। अब बस 5 क्वेश्चन सीधे पढ़ो और उनके आंसर्स देना शुरू करो। जैसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमको चेक करना है H से J। क्या चेक करना है भाई? H से J। जरा H से J कैसे जा सकते हैं भाई? H से J जाने के लिए पहले H से G जाना पड़ेगा, ठीक है, और G से फिर कहां जाना पड़ेगा? G से J जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा भाई? H से G जाना पड़ेगा और G से जाना पड़ेगा J के पास। अच्छा, जाएंगे जब तो कैसे जाएंगे भाई? ध्यान से देखो, जब आप H से G जा रहे थे यानी पीछे से आगे जा रहे थे, तो पीछे से आगे जाने पे साइन जो है वो पलट जाएगा। तो यहां पे देखो हैश है, और याद रखिएगा कभी भी हैश यानी कि इक्वल वाला डेटा है ना, तो इक्वल वाले डेटा को नेग्लेजिबल कर देते हैं। इक्वल वाले डेटा को पूरा नेग्लेजिबल कर देते हैं, मतलब उसको कैंसिल ही कर लेते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि H से J जाने की जरूरत है तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि छोड़ दो, क्योंकि वो नेग्लेजिबल डेटा है, उसको काउंट ही मत करो। आप पहुंच गए G की तरफ, अब जरा G से कहां चले जाओ? J के पास। तो कॉपीराइट आ गया भाई, तो कॉपीराइट को जरा पलट दो पीछे से, ये इसको मत ध्यान देना, ये बस कंफ्यूज करने का डेटा है। G से J जाओगे, पीछे से आगे जाओगे, कॉपीराइट पलट जाएगा। तो जब कॉपीराइट पलटेगा तो किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। तो क्या आ जाएगा भाई? परसेंटेज में आ जाएगा। तो भाई इक्वल का मतलब तो इक्वल ही था, 0 था, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा? परसेंटेज। तो यानी यहां परसेंटेज आना चाहिए। क्या परसेंटेज है? जी हाँ है, मतलब ये बिल्कुल सही होगा। एक और ट्राई करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन था G से I की तरफ। तो G से I कैसे जाएंगे भाई? तो G से J जाएंगे और J से I जाएंगे। गॉट इट? जब G से J जा रहे हैं तो कॉपीराइट साइन आ रहा, तो कॉपीराइट पीछे से आगे जाने पे पलट जाता है साइन, तो कॉपीराइट पलटेगा भाई, ग्रेटर पलटेगा तो लेस देन होगा ना, तो कॉपीराइट पलटेगा तो क्या हो जाएगा? आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो पहला साइन क्या लिख लिया आपने? परसेंटेज। अब जब J पे पहुंच गए, J से I पीछे से आगे जाओगे, परसेंटेज है तो ये भी पलट जाएगा। तो जब परसेंटेज पलटेगा तो किस में आ जाएगा? कॉपीराइट में। किस में आ जाएगा? कॉपीराइट में। अब देखो इन दोनों में प्रेफरेंस किसके देंगे? तो अब ध्यान से देखो, तो परसेंटेज कॉपीराइट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। देखो ना, ग्रेटर और लेसर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और अगर साइन ऑपोजिट हुआ तो कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। क्लियर हो गया? एक आध क्वेश्चन और ट्राई करते हैं तो ज्यादा क्लियर आप कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, याद रखना, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए लगा, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं। जरा देख लो आप, स्टेटमेंट में कोई रोल था क्या? ये बात कहीं दी गई थी क्या? नहीं। यहाँ पे सिंपल वे में कहा जाए तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो, अगर बात करें किसकी? इस क्वेश्चन की, तो हमको S से कहाँ जाना है? T की तरफ जाना है। S से T जाना है तो भाई S से पहले कहाँ जाओगे? S से R जाओगे और R से T की तरफ जाओगे। ठीक है, जब आप S से R जाओगे तो एट द रेट है, एट द रेट को पलट दोगे, एट द रेट पीछे से आगे जाने में पलट दोगे ना, तो S को एट द रेट को पलटोगे तो क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। तो पहला साइन आ जाएगा डॉलर का। ठीक है, अब जब पहला साइन डॉलर आ गया तो R पे आप पहुंच गए। अब R से T जाना क्या आ गया? हैश। तो मैंने बताया था हैश का मतलब इक्वल है, इक्वल का मतलब होता है नेग्लेजिबल, उसको काउंट ही मत करो, छोड़ दो। तो क्या बच गया बेटा? डॉलर। क्या वहां पे डॉलर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब जो होगा वो गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? अगला देखो जरा, S से T चलते हैं। अब जब S से T जाएंगे तो कैसे जाओगे? S से T जाना है तो भाई S से R और S R से T, सेम वही बात हो जाएगी, और जैसे ही सेम वही बात होगी तो रिजल्ट तो यही निकल के आएगा डॉलर का। डॉलर मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे डॉलर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे डॉलर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। अब जब दोनों गलत हैं और उनके एलिमेंट सेम हैं तो आपको क्या चेक करना है? आपको ईदर और चेक करना है। क्या चेक करना है? ईदर और चेक करना। चलो जरा इसमें ईदर और चेक कर लेते हैं। जरा सब लोग ध्यान से देखो, ईदर और कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैंने ईदर और के 2 मेथड बताए थे। एक बताया था ईदर और का नॉर्मल केस, ठीक है, नॉर्मल केस बताया था, और एक बताया था यूनिवर्सल। ठीक है, आज मैं ना स्पेशली यूनिवर्सल को एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने हालांकि रूल्स तो बता दिया था, कब नॉर्मल लगता है कब यूनिवर्सल मैंने बताया था। अगर इनके बीच में 2 साइन है, 2 साइन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो यूनिवर्सल नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और अगर 3 साइन है तो किस पे जाएंगे भाई? यूनिवर्सल पे आप जा सकते हैं। यहां देखो ध्यान से, हैश का मतलब आपको पता है इक्वल है,
और इस कॉपीराइट का मतलब क्या है भाई, कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर है। तो दो ही साइन दिख रहे हैं, इसका ना हम चलेंगे किस पे, नॉर्मल वाले केस पे। याद रखना कभी भी दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत हो जाए तो इधर और जरूर चेक करना, अगर एलिमेंट सेम हो तो। एलिमेंट देखो सेम है तो मुझे डाउट लगा और मैं बिल्कुल चेक करूंगा, इधर और स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो भाई हमारा आंसर डॉलर में आ रहा है, जब हम एस से टी जा रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, डॉलर में। डॉलर का मतलब एक्चुअली क्या है वहां पर है, डॉलर का मतलब है ग्रेटर इक्वल। तो क्या कंक्लूजन गलत है रूल नंबर 1 नॉर्मल का, एलिमेंट सेम है रूल नंबर 2 बिल्कुल मिल गया। रूल नंबर 3 कहता है कि इनके साइन को अगर मैं मर्ज कर दूं तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाए, तो इनको मर्ज करोगे तो यही तो आएगा, तो इससे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर सेटिस्फाई हो गया स्टेटमेंट तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ईदर 1 और 2, ईदर 1 और 2। समझ में आई बात, आपका जो आंसर होगा वो ईदर और के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना था। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जरा सा। इसके 5 क्वेश्चन तक आपके पास आते हैं एग्जाम में और उन 5 में डेफिनेटली ईदर और छुपा जरूर मिल जाएगा। और जब आपके सामने ईदर और छिपा मिल जाएगा तो आपको थोड़ा सा इस बात में ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ईदर और लग रहा नहीं लग रहा। दो एलिमेंट सेम हुए, कंक्लूजन गलत हुआ तो ईदर और के चांसेस बनते। जरा सी से बी चेक करो, तो सी से बी कैसे जाओगे, सी से डी जाओगे, डी से ए जाओगे और ए से बी जाओगे। तो जब सी से डी गए तो कॉपीराइट आया, कॉपीराइट ऑब्वियस सी बात रहेगा यहाँ पे, ठीक है। डी से ए जाओगे परसेंटेज आ गया। और नोटिस करो कॉपीराइट से जब परसेंटेज पे गए तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट परसेंटेज का मतलब साइन ऑपोजिट हो गया, और अगर साइन ऑपोजिट हो गया तो फिर तो सीधे सीधे गलत काट दो, सीधे सीधे गलत काट दो, ठीक है। नेक्स्ट सी से ए की तरफ चलते हैं। अगर मैं सी से ए की तरफ जाऊंगा तो नोटिस करो सी से डी जाना पड़ेगा और डी से ए जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सी से ए की तरफ सिर्फ जाएं तो इसमें हम बी तक जा ही नहीं पाए ना, क्योंकि बीच में साइन ऑपोजिट हो गया। सेम बात यहां हो जाएगी, सी से डी, डी से ए, देखो अभी भी साइन ऑपोजिट हो रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। साइन यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इधर और नहीं लग सकता। साइन मतलब एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ पे ए अलग है और यहाँ पे बी अलग है। दोनों अगर एक जैसे होते तो हम इधर और के लिए चले जाते। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही होगा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें इसमें, या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने देखो, एम से एन और ओ से एल। देखो हैश आ गया, हैश का मतलब इक्वल होगा, तो इक्वल देखते ही आप पहले गलत काट दो, सही नहीं होगा वो, ठीक है ना। दूसरा देखो ओ से एल जाना है, अगर ओ से एल जाना है तो ओ से एम और एम से एल, ठीक है। तो ओ से एम यानी पीछे से आगे जा रहा हो तो कॉपीराइट चेंज होगा, परसेंटेज में आ जाएगा। और एम से एल पीछे से आगे जा रहे हो, डॉलर, डॉलर चेंज होगा किसमें, एट द रेट में। अब नोटिस करो एट द रेट और परसेंटेज में दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं साइन, और अगर दोनों एक तरफ देख रहे हैं तो प्रेफरेंस किसको देंगे भाई, तो डेफिनेटली परसेंटेज को देंगे भाई। ग्रेटर और लेस देन इक्वल में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को। लेस देन और लेस देन इक्वल में प्रेफरेंस किसको देंगे, लेस देन को। तो भाई ऐसे ही एट द रेट और परसेंटेज में किसको देंगे, परसेंटेज को। तो क्या यहाँ पे परसेंटेज को प्रेफरेंस देंगे, तो यहाँ परसेंटेज है क्या, बिल्कुल परसेंटेज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, बिल्कुल सही है। ईदर और पे थोड़ा ध्यान रखना। देखो इस मैजिक बॉक्स से आपको साइन का मतलब नहीं बनाना पड़ रहा। कई बच्चे क्या करेंगे, डॉलर का मतलब क्या उसके नीचे लिखेंगे, एट द रेट का मतलब क्या उसके नीचे लिखेंगे, तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। नेक्स्ट, अब देखो आपके सामने इक्वेशन में नया लेके आ गया हूं, ठीक है। तो नया इक्वेशन है, तो एक जरा कॉपी में मैजिक बॉक्स बनाना शुरू करो। पहले एक मैजिक बॉक्स से क्वेश्चन को बनाना शुरू करो, जरा ट्राई करो। कोडेड इनइक्वालिटी एक ऐसी इनइक्वालिटी है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर सीधे सीधे आपको दे देती है। चलो जरा एक बना लेते हैं मैजिक बॉक्स। तो फिर से वही चीज बनाएंगे। सबसे पहले आपको याद होगा क्या बनाना होता है भाई मैजिक बॉक्स में। सबसे पहले जो मैजिक बॉक्स में आपको बनाना पड़ता है दैट इज क्या, साइन। तो यहाँ ग्रेटर, यहाँ लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल, ठीक है। अब उसकी बात अगर करें तो आपको पता होगा ग्रेटर का मतलब क्या आएगा। देखो ध्यान रखना, ग्रेटर के सामने लेस देन ही होगा, चेंज मत करना उसको। एट द रेट का मतलब क्या होगा, छोटा नहीं है, नॉट स्मॉलर। अगर छोटा नहीं, अगर मैं आपसे छोटा नहीं हूं तो या तो मैं आपसे बड़ा हूंगा या मैं आपके क्या हूंगा, बराबर हूंगा। तो बड़ा और बराबर मतलब यहां आ जाएगा। तो एट द रेट का मतलब यहां पे क्या लग जाएगा, बड़ा या बराबर, ठीक है। एट द रेट का मतलब बड़ा या बराबर, ठीक है। ये बात आपकी हमारी फिर यहाँ पे फिनिश हो गई। फिर क्या बोला गया, हैश का मतलब कि पी क्यू से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, तो हैश का मतलब हो जाएगा छोटा या बराबर। ये बनाने में आपको जितना टाइम लग जाए
उसके बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। परसेंटेज का मतलब ना तो छोटा है ना ही बराबर है। परसेंटेज मतलब ना तो छोटा है ना ही बराबर है, मतलब परसेंटेज का मतलब ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे आ गया परसेंटेज। आगे स्टार का मतलब ना तो बड़ा ना ही बराबर, मैं आपसे बड़ा भी नहीं हूं, मैं आपके बराबर भी नहीं हूं, तो डेफिनेटली छोटा हूंगा। तो यहां पे स्टार का या एस्टेरिस्क बोल सकते हैं इसको, इसका मतलब ये हो गया। अब डेफिनेटली एक बचा है तो उसका यही होगा डॉलर, तो डॉलर मतलब क्या आ जाएगा, इक्वल। तो इस तरह से तुमने इसको बना लिया, बस एक बार की मेहनत है, 5 क्वेश्चन देखते ही बनने वाले हैं। जरा देखें इसको। सबसे पहले मुझे n से r चलना है। देखो यहाँ पे बीच में डॉलर है ना, डॉलर दिख रहा है आपको, डॉलर मतलब इक्वल, तो कहीं भी इक्वल दिखे तो उसको पहले ही हटा दो, इक्वल वाले को पहले ही कैंसिल करो, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, ठीक है ना। और n और r के बीच में इक्वल तो होने से रहा है, क्योंकि बीच में बड़े बड़े साइन हो, और n और m के बीच में भी नहीं हो सकता, बड़े बड़े साइन हो, तो इक्वल दिखते ही गलत काट दो, पहले गलत काट दिया। अब देखो जरा सा n से r की बात करेंगे। एन से आर जाने के नोटिस करना, यहाँ पे एन आर और एन आर एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो अगर पहला वाला गलत हुआ तो फर्स्ट और सेकंड में इधर और जरूर चेक करना, क्योंकि एलिमेंट सेम दिख रहा है मुझे। तो एन से टी गए और टी से आर गए, एन से आर पहुंच जाएंगे। जब एन से टी जाते हो तो स्टार आ गया, पीछे से आगे जाओगे स्टार पलट जाएगा परसेंटेज में। और टी से आर हैश, हैश जब पलटेगा तो किस में आ जाएगा भाई, एट द रेट में। तो देखो परसेंटेज और एट द रेट में प्रेफरेंस किसको देंगे, परसेंटेज को देंगे, ग्रेटर को देंगे। तो क्या यहाँ पे परसेंटेज है, तो बिल्कुल यहाँ पे परसेंटेज नहीं है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सारे गलत हो गए। अब जरा चेक कर लो इसमें ईदर और तो नहीं लग रहा, और ईदर और के लिए आप नोटिस करेंगे तो ईदर और में आप नोटिस करना यही दो हैं जो एलिमेंट सेम है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो एन स्टार का मतलब क्या है, लेस देन आर, और यहाँ पे एन इक्वल्स टू आर। तो इनको मर्ज करोगे तो क्या आ जाएगा, एन लेस देन इक्वल्स टू आर आएगा। चेक करो क्या एन से आर के बीच में लेस देन इक्वल आ रहा, तो एन से टी, टी से आर, भाई परसेंटेज है, इधर पलटेगा तो क्या हो जाएगा ये स्टार, स्टार का मतलब ग्रेटर हो गया। और अगर ग्रेटर हो गया तो ये तो साइन आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता ना भाई। टी से आर गए हैश, हैश का मतलब ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइन तो आ ही नहीं रहा, मतलब स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब इसका आंसर इधर और नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑल थ्री आर रॉन्ग, तीनों गलत है। देखो यहाँ पे कंक्लूजन गलत था, एलिमेंट सेम था, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ पे आंसर इसका ईदर और में नहीं गया। क्यों, क्योंकि बड़ा कारण था कि स्टार का मतलब आपको पता होगा, स्टार का मतलब लेस देन था, और डॉलर का मतलब क्या था भाई, इक्वल था, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, लेस देन इक्वल। और अगर आंसर इसका लेस देन इक्वल में आया था तो हमारा स्टेटमेंट जब हमने चेक किया, एन से टी, टी से आर गए, तो जब एन से टी जाएंगे पीछे से आगे तो स्टार जो है वो क्या होगा, पलट जाएगा, और जब स्टार पलटेगा तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज यानी ग्रेटर में आ जाएगा। और अगर यहाँ ग्रेटर आया तो लेस देन इक्वल तो आने से रहा ना, तो सीधे सीधे आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑल थ्री रॉन्ग या नन फॉलो, ऑल थ्री रॉन्ग या फिर नन फॉलो, इसको आप डायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ चेक करो जरा सा, ये क्या बोला गया। अगर मुझे जाना है कहाँ पे, जे से टी की तरफ, जरा जे से टी चलते हैं। तो जे से टी जाने के लिए पहले जे से कहाँ जाना पड़ेगा, एन की तरफ, और एन से फिर कहाँ जाना पड़ेगा, के की तरफ, और के से कहाँ जाना पड़ेगा, टी की तरफ। तो भाई जे से एन जाओगे हैश, और हैश का मतलब तुमको पता है लेस देन इक्वल है, या डायरेक्टली हैश लिख लो, हैश लिख लो। और एन से के पीछे से आगे जाओगे तो एट द रेट पलट जाएगा, जब एट द रेट पलटेगा तो हैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एट द रेट का ऑपोजिट कौन है भाई, हैश ही तो है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो के का पहुंच गए, के से टी, डॉलर, डॉलर मतलब नेग्लिजिबल, उसको कैंसिल ही कर दो। हमेशा याद रखना इक्वल को नेग्लिजिबल मानेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो बताओ दो हैश बचा, और हैश का मतलब प्रेफरेंस हैश को देंगे, क्या वो यहाँ हैश है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको बेझिझक गलत काट दो। पहला वाला हमारा गलत हो चुका है। सेकंड चेक करो, अगर हम टी से एन, देखो डॉलर है, डॉलर मतलब क्या होगा, इक्वल, तो सीधे सीधे गलत काट दो, सीधे सीधे गलत काट दो, क्योंकि इक्वल को प्रेफरेंस यहाँ देंगे नहीं, क्योंकि टी के साथ डॉलर के है, एन नहीं है। ठीक है, और देखो टी से के जाके के से एन जाओगे तो बीच में एक बड़ा साइन आ गया एट द रेट का, तो प्रेफरेंस देंगे ही देंगे। आज देखो यहाँ देखो थर्ड वाला, थर्ड कहता है एन से जे जाना है, तो एन से जाने के लिए यही दिख रहा है आपको, और जब एन से जे जाओगे पीछे से आगे तो हैश जो है पलट जाएगा एट द रेट में। तो क्या वो एट द रेट यहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो। क्या फर्स्ट और सेकंड में इधर और लगेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर ध्यान से देखें तो इधर और लगने के चांसेस हैं क्या, यहाँ पे नहीं, एलिमेंट सेम नहीं है, और सेम यहाँ पे हो भी नहीं सकते, एलिमेंट सेम कहीं से भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर होगा
वो होगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तीसरा वाला जो है वो 100% ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लें। 5 क्वेश्चन देखते ही देखते आपको बनाने भाई। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका अप्रोच जो होगा वो ये होना चाहिए, और आपके सामने क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आसानी से बनाओगे। जरा ट्राई करो। यहां पे क्या, अगर हमको डॉलर दिख रहा तो पहले कैंसिल काट दो भाई, और नोटिस करो बी और एफ यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड में इधर और लग सकता है। जरा बी से एफ की तरफ जाओ, क्या स्टार बन रहा? तो बी से डी, डी से एच, एच से एफ, तो बी से डी गया स्टार, डी से एच गया एट द रेट, और एच से एफ गया परसेंटेज। भाई इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? आप नोटिस करो, स्टार से अगर एट द रेट जाओगे, स्टार से एट द रेट जाओगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, और अगर साइन ऑपोजिट हो जाएगा तो आगे चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको बी से एफ चलना था। तीनों गलत हो गए। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में इधर और लग सकता है क्या? तो नहीं लगेगा। फर्स्ट और सेकंड में इधर और न लगने का बड़ा कारण क्या है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर साइन ऑपोजिट हो जा रहा, और अगर मान लो ये स्टार का मतलब ये है और इसका मतलब ये साइन ऑपोजिट हो गया, तो मान लो अगर ये दोनों को मर्ज करेंगे तब भी हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। और यहाँ नॉर्मल वाला केस लगेगा, यूनिवर्सल लग नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में कितने साइन है? सिर्फ 2 ही साइन है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नन फॉलो, यानी ऑल 3 आर रॉन्ग। गॉट इट? चलिए भाई, तो कुल मिला जुला के जो कहानी ऐसी चल रही है और इसी तरीके से ही चलानी है आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, और ये वाला क्वेश्चन का आंसर निकालिए जरा। ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकालिए। बिल्कुल देखो, एक ही अप्रोच पे हम चल रहे हैं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद इसको बनाने की कोशिश करो। जब आप बना लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि भाई एग्जाम में ना जब क्वेश्चन बनते हैं तो एक अलग ही आग लगती है कि वाह, आप इस बार लग रहा है मेरा एग्जाम निकल जाएगा। एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हो। ठीक है भाई, तो जरा चलें, जरा हमको चलना है कहां पे? ये देखो डॉलर दिख रहा है, कैंसिल करो। एम के फर्स्ट में और लास्ट में एलिमेंट सेम है, तो इधर और चेक कर लेना। स्टार, जरा देखो एम से के में स्टार आ रहा क्या? तो एम से आर गए, आर से के, स्टार को पलट दो, तो जब स्टार को पलटोगे तो परसेंटेज आ गया। आर से के हैश, हैश को पलट दो, एट द रेट आ गया। तो परसेंटेज और एट द रेट पे दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, देखो एक ही तरफ देख रहे हैं, तो परसेंटेज को प्रेफरेंस देंगे क्या? पहला वाला परसेंटेज है? नहीं है, गलत काट दो। पहला वाला परसेंटेज है? नहीं है, मतलब गलत काट दो। ठीक है, एम से टी चलो बेटा, तो एम से टी जाने के लिए एम से आर, आर से के से टी जाएगा, ये तो नेग्लिजिबल है, तो इसको ऐसे ही हटा दो। तो एम से आर से के आप जा चुके हो, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? परसेंटेज को। यहाँ परसेंटेज दिख रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, फर्स्ट और लास्ट में क्या इधर और हो सकता है? तो आप नोटिस करोगे फर्स्ट और लास्ट में इधर और नहीं होगा। कारण क्यों नहीं होगा? जरा सोचो कि एम से के अगर देखा जाए तो स्टार, स्टार का मतलब क्या होगा? लेस देन, और यहाँ इक्वल, तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल आएगा। और अगर लेस देन इक्वल आएगा एम और के बीच में, जबकि तुमने एम से के बीच में चेक किया तो किसका आंसर आया? तुम्हारा परसेंटेज में आया। परसेंटेज का मतलब क्या आएगा? ग्रेटर में। और तुम्हारा आंसर इधर और में किस में आ रहा है? लेस देन इक्वल में। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर और नहीं लगने वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है डाउट है इधर और क्यों नहीं लगा, तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। मैं रुको 1 मिनट बता ही देता हूँ आपको। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे। देखो मुझे पता है एम लेस देन के, तो ऐसे लिखेंगे ना, एम लेस देन के है, और लास्ट वाला एम इक्वल्स टू के। भाई दोनों गलत हैं, रूल नंबर 1 फॉलो, दोनों गलत हैं। एलिमेंट दोनों के क्या है? सेम है, ये भी फॉलो। और इसमें 2 साइन है तो दोनों को मर्ज कर दो बेटा, और जब मर्ज करोगे तो क्या बनेगा? एम लेस देन इक्वल्स टू के बनेगा ना। अब चेक करो, क्या एम से के जाते वक्त ये वाला साइन आ रहा है क्या? तो जब एम से आर गया तो स्टार आया, तो स्टार का मतलब क्या होगा? पलट जाएगा ना पीछे, तो आ जाएगा परसेंटेज। तो पहला साइन परसेंटेज आ गया, पलट जाएगा तो। और आर से के जाओगे तो पीछे से आगे जाओगे तो हैश पलट जाएगा, तो एट द रेट में आएगा। तो बताओ ना, परसेंटेज और एट द रेट में से प्रेफरेंस किसको देंगे? परसेंटेज को, क्योंकि वो बड़ा साइन है। तो परसेंटेज को अगर प्रेफरेंस देंगे तो क्या वो परसेंटेज का साइन यहाँ आता दिखाई दे रहा है? परसेंटेज का मतलब होता है ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर थोड़ी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? लेस देन इक्वल। एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे? हैश। चाहिए था परसेंटेज, आ रहा है हैश, तो क्या इधर और होगा? कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा सही है। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर आप इसको प्रॉपर करते हैं तो। आगे देखो जरा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एक क्वेश्चन इसका और ट्राई कर लो। देखो ध्यान से, समझो ध्यान से, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है, इसमें भी सेम वही लॉजिक लगने वाला है, तो इसको जरा ध्यान से बनाओ ना, इस लॉजिक को भी ध्यान से समझने की कोशिश करो।
क्या वही लॉजिक के साथ बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। डॉलर देखो, पहले ही गलत काट दो। डॉलर दिखा मतलब मतलब परसेंटेज इक्वल दिखा तो सीधे गलत काट दिया। आर और ए की बात करते हैं, तो आर से ए कैसे जा सकते हो भाई? आर से वी जाना पड़ेगा, वी से एम जाना पड़ेगा, और एम से ए डॉलर है तो उसको छोड़ ही दो, इक्वल है। तो देखो आर से वी अगर चलेंगे तो हैश सिंपल रहेगा क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेकिन वी से जा रहे हैं तो ये भी आपका सही रहेगा। तो हैश और एट द रेट की बात अगर करूंगा तो दोनों ऑपोजिट हैं, और अगर ये ऑपोजिट हैं तो बेझिझक इसको गलत काट दो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखो जरा एट द रेट से देखें, वी एट द रेट ए, जरा वी से ए जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई? तो वी से ए जाने के लिए वी से एम जाओगे, एम से ए जाने वाले को नेग्लिजिबल कर दें क्योंकि वो डॉलर है, डॉलर मतलब इक्वल, इक्वल को तो कैंसिल कर दो। तो क्या बचा? वी से एम में एट द रेट का, क्या यहाँ एट द रेट है? तो बिल्कुल एट द रेट है वी से ए में। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका भाई? ओनली सेकेंड आएगा। और जरा देखो क्या फर्स्ट और लास्ट में इधर और लग सकता है? क्या फर्स्ट और लास्ट में इधर और लग सकता है? तो इसके बारे में एक कंसेप्ट अभी बताने वाला हूं, हालांकि तो मैं इसका आंसर फिलहाल दे ही देता हूं, लेकिन मैं इसको बता दूं। यहां पे ध्यान से देखो कि अगर मैं इसका साइन लिखूं, यहां पे लिखूं तो क्या हो जाएगा? डॉलर। तो ए बराबर है किसके? एम के। तो अगर ए बराबर है एम के तो जो ए है उसको मैं एम तो कह सकता हूं ना, इसके बारे में अभी बताने वाला था। जो ए है उसको मैं क्या कह सकता हूं? एम, और जो एम है उसको मैं क्या कह सकता हूं? ए, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। तो यहां पर जो एम है, एम की जगह मैं ए लिख सकता हूं, या ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम लिख सकता हूं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ए लिखा, अब जरा चेक करो कि दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है, और इनके बीच में कितने साइन है? जरा देखो, हैश का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल। लेकिन अब इसके बीच में साइन हमने देखा तो 2 ही मिल रहा, और अगर इसके बीच में साइन 2 मिल रहा है तो इसका मतलब इधर और चेक करें, 2 साइन है भाई ना, इसको लेस देन इक्वल करो, और इक्वल इसमें जोड़ दोगे तो लेस देन इक्वल ही होगा। तो जरा चेक करो क्या आर से ए के बीच में लेस देन इक्वल को साइन बनेगा? क्या आर से ए के बीच में लेस देन इक्वल बनेगा? चेक करो जरा सा। तो जब आर से तुम वी गए, वी से एम गए, तो शायद यहीं पे साइन पलट गया। आर से वी गए तो हैश मिला, और वी से एम गए तो एट द रेट मिला। तो साइन जैसे ही पलट गया, देखो ना, हैश और एट द रेट में साइन पलट गया, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पर इधर और नहीं लगने वाला। लेकिन ये जो मेथड था ना यहाँ पे जो चेंज करने वाला, ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी वही समझाने वाला हूँ। शायद वही हमारे आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे बनेगा। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं, इसमें आगे की कहानी लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा ये वाला सेशन तो खत्म हुआ भाई, हमने आपको पूरा पूरा बता दिया कि कभी भी कोडेड इनइक्वालिटी आ जाए तो आप उसको कैसे डील करोगे, और आपने उसको बहुत अच्छे से देखा, समझा, और मेरे ख्याल से आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। आपको लगता है कहीं कोई डाउट जा रहा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उसके अगर लगा मुझे कि हाँ कोई जेन्युइन डाउट है तो उस पर एक सेशन लेके भी मैं आपको आपके दे सकता हूँ, ठीक है ना। ज़रा देखो यहाँ पे, अब समझना ध्यान से, पॉसिबल केस, पॉसिबल केस क्या होता है? क्या संभावनाएं हैं कि इनमें से कोई एक सही हो जाए? जरा समझना, एक अलग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। विच ऑफ द कंक्लूजन इज पॉसिबली ट्रू? पॉसिबली ट्रू मतलब क्या होता है? 100% नहीं है लेकिन हो सकता है। जरा चेक करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सही करके दिखाता हूं। अगर एच से, देखो पॉसिबली ट्रू का मतलब साफ साफ हो जाएगा कि वो 100% ट्रू नहीं है। जो चीज 100% ट्रू होगी उसको पॉसिबल ट्रू बोला ही नहीं जाएगा। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? कि हो सकता है, और 100% का मतलब कंफर्म है। तो जो चीज अगर 100% ट्रू है वो पॉसिबल के डायग्राम में आ ही नहीं सकती, ठीक है। जरा देखते हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, तो सबसे पहले समझना पॉसिबल ट्रू का मतलब 100% ट्रू वो चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर बोलता है कि बताइए इनमें से कौन सा निष्कर्ष संभावित रूप से सही है या पॉसिबली ट्रू है। जरा चेक करो, एच से वाई जाते हैं भाई, ये एच है, ये y है। जब पीछे से आगे जाओगे तो ये हो जाएगा, साइन पलट जाएगा तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, और अगर ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ ग्रेटर दिख रहा, तो ये 100% ट्रू है, ये डेफिनेटली ट्रू है। और अगर कोई चीज डेफिनेटली ट्रू है तो वो पॉसिबल ट्रू नहीं होगा, तो इसको मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं कि ये पॉसिबल ट्रू नहीं है। आगे देखो, डी से एच चलते हैं यार। अगर डी से एच जाओगे, पीछे से आगे की तरफ जा रहे हो, तो ये दोनों साइन आगे से पीछे की तरफ जा रहा हो, तो इन दोनों साइन को प्रेफरेंस किसको देंगे? लेस देन को देंगे। यहां लेस देन नहीं दिख रहा, यहां क्या दिख रहा? ग्रेटर दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। याद रखना, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स।
एक होता है डेफिनेटली फॉल्स और एक होता है प्रोबेबली ट्रू या पॉसिबली ट्रू। तो अगर ये बात करें तो ये डेफिनेटली फॉल्स था बेटा। स्टेटमेंट में क्या दिखा रहा है, छोटा कि डी छोटा है एच से, और यहां दिखा रहा है डी बड़ा है एच से, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, प्रोबेबली ट्रू नहीं होगा। जरा सी से के चलते हैं भाई, सी से के की तरफ चल के देखो। अगर सी से के की तरफ जाते हो आप, ठीक है, सी से के की तरफ आप जाते हो, यहां पे देखो ध्यान से, सी से के की तरफ जा रहे हो आप, तो यहां पे एक साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, लेस देन, ये आ गया। और नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेस देन। नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेस देन दिखाई दे रहा है। जरा सोचना, मेरी बात को समझना। समझने वाली बात क्या यहां पर होगी भाई, कि सी के से या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर में से कोई एक होगा। मतलब इनमें से पॉसिबली एक चीज आ सकती है, और वो चीज यहां क्या दिख गई है कि सी के से छोटा है, तो हां ये पॉसिबल ट्रू हो सकता है, ये आपका पॉसिबल ट्रू हो सकता है। पॉसिबल ट्रू मतलब समझ में आ गया, जिसके अंदर वो तीनों पॉसिबिलिटीज बन जाएं, या जिसके अंदर चांसेस बन जाएं कि हाँ ये हो सकता है। देखो ध्यान से समझना, ये एक नई चीज है जो आपको बहुत परेशान कर सकती है एग्जाम में। तो इसको कैसे समझोगे भाई, देखो बाकी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ऊपर के दो तो डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, ट्रू थे। ये डेफिनेटली ट्रू था तो कैंसिल कर दिया, ये डेफिनेटली फॉल्स था, हटा दिया। तो ये दो ऑप्शन तो ऊपर के नहीं हो सकते। अगर ये दो ऑप्शन ऊपर के नहीं हो सकते, अब बात करेंगे लास्ट ऑप्शन में, सी लेस देन के। अब जब तुम सी से के जा रहे हो तो साइन ऑपोजिट आ रहा भाई, साइन ऑपोजिट आ रहा मतलब क्या, ये डाउट सिचुएशन। मैंने क्या बोला था, जब भी साइन ऑपोजिट आएगा उस सिचुएशन को कहते हैं क्या, डाउट सिचुएशन। उस सिचुएशन को प्रॉपर क्या कहते हैं भाई, डाउट सिचुएशन कहते हैं। समझना इस बात को ध्यान से, जब भी कहीं साइन ऑपोजिट आ जाए, जब भी, तो वो साइन जो होता है वो डाउट में चला जाएगा। मतलब सी से के में हमारे पास अगर तीन साइन आ रहे हैं, बड़ा भी, छोटा भी, बराबर भी, और हम इसमें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन सा कहें, तो हम यही कहेंगे ना भाई, या तो ये लगा दो, या तो सी के से बड़ा होगा, या तो सी के से छोटा होगा, या बराबर होगा। तो यहां क्या दिया गया है, सी के से छोटा है। तो हाँ ये पॉसिबल बात हो सकती, ये पॉसिबल घटना हो सकती कि हो सकता है छोटा हो जाए, क्योंकि होगा क्या, इन्हीं तीन चीजों में से कोई एक होने वाला, और तीनों चीजें आपको वहां दिखाई दे रही। समझ में आई बात। जैसे मान लो अगर मैं इसको अलग से लिख के समझाता हूं, आप देखो ऐसे समझ जाओगे बहुत क्लियरली। जैसे एक स्टेटमेंट आपके सामने है, पॉसिबल ट्रू समझा रहा हूं बेटा कि पॉसिबल ट्रू क्या होता है। ये एक बहुत ही यूनिक और नया कंसेप्ट है, किताबों में जल्दी अभी तक नहीं मिला है। स्टेटमेंट क्या बोला गया कि ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बराबर है सी से, सी बड़ा है डी से, डी छोटा या बराबर है ई से, ई बड़ा है एफ से। ठीक है, या इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें कंक्लूजन में चेक करता हूं, सी बराबर है ई से, सी जो है वो बराबर है ई से। क्या ये बात पॉसिबल ट्रू हो सकती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती, और होगी भी नहीं, क्योंकि जब सी से ई के बारे में जा रहे हैं तो हमारे पास दो साइन आ रहा, तो पॉसिबली इनमें दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, या तो सी बड़ा होगा ई से, या तो सी ई से छोटा होगा, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो कैंसिल कर देंगे। बराबर नहीं हो सकता मतलब कि अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो होने को तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर बात करें इसमें पॉसिबल चांसेस की, होने को तो इक्वल हो सकता है भाई। सी डी से बड़ा है, डी ई से छोटा है, तो सी का ई से अगर यहां देखें, रिलेशन चेक करें यहां पे, अब देखो यहां पे सी और ई का अगर रिलेशन बनाना चाहें तो क्या इक्वल हो सकता है? पहले ये जरा चेक कर लो, फिर हम बात करेंगे पॉसिबल की। तो जब तुमको पता है कि डी ई से छोटा है, इसका मतलब डी से दोनों बड़े हैं, सी भी बड़ा है डी से और ई भी डी से बड़ा है, ई भी बड़ा है डी से। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों क्या हो, बराबर हो। लेकिन अगर एक डायरेक्टली बात करें, या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं, रुको एक ऐसा कर लेते हैं यहां पे, इसको मैं मान सकता हूं कि पॉसिबल चांसेस बन रहे। देखो पॉसिबल चांसेस का मतलब क्या होता है, पॉसिबल चांसेस का मतलब बेटा ये होता है, रुको मैं थोड़ा सा अपनी बात को यहां पे वापस लेता हूं। अगर मैं सी से ई में इक्वल लगा दिया, देखो अगर मान लो सी से ई के बीच में मैं कंफर्म कर दूं क्या, सी बड़ा है ई से, तो ये पॉसिबल ट्रू तो 100% होगा। क्यों? क्योंकि सी ई से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, और बराबर भी हो सकता है। मैंने पिछली बार क्या बोला था, बराबर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सी डी से बड़ा है और इसी डी से ई से भी बड़ा है, यही डी ई से भी छोटा है, मतलब ई भी बड़ा है किससे, डी से। मतलब सी और ई एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। मैं डी से बड़ा हूं, आप भी डी से बड़े हैं,
तो हम दोनों का कंफर्म है कि हम डी से बड़े हैं, लेकिन हमारा और आपका कुछ बोला नहीं गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं आपसे बड़ा भी हो सकता हूं, आपके छोटा भी हो सकता हूं आपसे, और आपके बराबर भी हो सकता हूं। तो बिल्कुल यहां पे सी बड़ा है ई से, सी बराबर है ई से, और सी छोटा है ई से। ये तीनों बातें सही हो सकती हैं, ये तीनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन किस में बेटा? पॉसिबल वे में, पॉसिबल में हो सकती हैं, ठीक है ना, पॉसिबल वे में हो सकती हैं, ध्यान रखना। तो पॉसिबिलिटी का मतलब जो चांसेस हैं आ जाए। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि ए बड़ा है डी से, क्या ये पॉसिबल ट्रू है? तो जब हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल मिल रहा, इक्वल मिल रहा, ग्रेटर मिल रहा। और जब ये तीनों चीजें हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर ये तीनों चीजें हमको यहाँ पे मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंफर्मेशन आ जाएगी बड़ा है। और अगर कंफर्मेशन बड़े की आ रही तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया। और जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है या जो चीज़ डेफिनेटली फॉल्स है वो कभी भी प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स नहीं हो सकता। और यहाँ पे आपसे जनरली वो पॉसिबली ट्रू ही पूछेंगे। पॉसिबली ट्रू का मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल ट्रू का मतलब होता है जिसके चांसेस हो सकते, चांसेस हो सकते। जैसे मान लो फिर से अगर मैं बताऊं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आऊं, ये वाला समझ में आ गया आपको? सी और ई वाला देखो, इक्वल मैंने ध्यान नहीं दिया था बीच में इक्वल, लेकिन इक्वल हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बी बड़ा है ई से, तो ये पॉसिबल केसेस में बन सकता है, ये पॉसिबल केसेस में बन सकता है। कैसे? क्योंकि हम जब बी से ई की तरफ जा रहे हैं तो इक्वल, ग्रेटर और लेस देन, ये तीनों चीजें आ रही। और अगर ये तीनों चीजें हमारे पास आ रही हैं तो हम इनमें से डेफिनेटली कह सकते हैं कि बी इनमें से कोई एक तो हो सकता है, क्योंकि बी का ई के बारे में कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं। जब हम किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में डायरेक्टली रिलेशन नहीं हो तो उनके बारे में पॉसिबल चांसेस बिल्कुल बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबिलिटी फॉल्स, तो भी ये हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है कि क्या हो, बी ई से बड़ा ना हो। ये भी हो सकता है कि बी ई से बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि बी ई के छोटा हो, या ये भी हो सकता है कि बी ई के भी बराबर हो। बात समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो ध्यान से, बी और सी बराबर हैं, तो अगर सी बड़ा है डी से तो डेफिनेटली ई भी डी से बड़ा है, तो डी इन दोनों से छोटा है। और अगर डी इन दोनों से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा सी है उतना बड़ा कौन है? बी है। तो सी और बी अगर बराबर हो गए उम्र में, और सी और ई भी उम्र में कह सकते हैं बराबर हो सकते हैं, तो अगर सी और बी की, देखिए यहाँ पे देखो बात समझो कि जो बी है, समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। अगर हमको बोला कि सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, और यही जो ई है वो भी बड़ा है डी से, और आपको पता है कि जो सी है वही तो बी है, तो सी और बी बराबर है, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि बी भी बड़ा है किससे? डी से। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो जाएगी कि डी से ये तीनों बड़े हैं। और अगर इन तीनों का आपस में रिलेशन चेक करूं, मैं यहाँ पे इसको बी कराऊं, अगर इनका आपस में रिलेशन चेक करूं तो इनका कंफर्म रिलेशन तो नहीं बता सकते, लेकिन प्रोबेबल रिलेशन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के पॉसिबिलिटी वाला केस अगर बनाना पड़ा तो पॉसिबिलिटी वाले केस में एलिमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट होना चाहिए, इनके बीच में साइन ऑपोजिट होना चाहिए, या फिर एक ऐसा रिलेशन डेवलप होना चाहिए जो कंफर्म हो। जैसे मान लो अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट ऐसा आ गया, ए बड़ा या बराबर है बी से, बी बड़ा या बराबर है सी से, और कंक्लूजन क्या बोला गया? ए बड़ा है बी से, तो क्या ये आंसर क्या आएगा? तो नियम से कहा जाए तो ये गलत होगा, लेकिन देखा जाए अगर आपसे प्रोबेबली या पॉसिबिलिटी ट्रू बोला जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ बड़ा दिया गया तो हाँ संभावित रूप से ये हो जाएगा। तो जो चीज़ पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगी वही चीज़ पॉसिबिलिटी में फॉल्स भी हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर वो बड़ा हो सकता है तो नहीं भी तो हो सकता। समझ में आई बात? तो इस तरह से पूरा खेल जो है वो पॉसिबिलिटी ट्रू का ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझो, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा ध्यान देने वाला होगा। अगला क्वेश्चन कैसा ध्यान देने वाला होगा? आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ लिया अभी ना, ये रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी है। देखो हर एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, इट इज ऑल अबाउट सिमिलर जो हमारी कोडेड इनइक्वालिटी होती थी वही यहाँ पे रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे करते हैं या अगर आप इसको इस चीज़ से करते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। तो पहले काम कर लें, इसको बनाने बॉक्स मेथड से अपने जैसे हमने सीखा था। तो ये देखिए बॉक्स मेथड से पहले बॉक्स मैंने बना दिया इस पर। तो पहला काम यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर, यहाँ लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल आ गया, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पर नोटिस करो, पहला बोला गया m इज नॉट स्मॉलर देन n। भाई अगर m n से छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, तो परसेंटेज का मतलब होगा बड़ा या बराबर, ठीक है।
अब उसके बाद देखो डॉलर मतलब बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो क्या होगा, छोटा या बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छोटा या बराबर, ठीक है। इसके अलावा स्टार, स्टार का मतलब ना तो बड़ा ना ही बराबर, अगर बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये स्टार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट द रेट का मतलब ना तो बड़ा ना ही छोटा, तो एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एट द रेट का मतलब ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा, बराबर। और हैश का मतलब ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है जब भी आप कोडेड वाले क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने देखो क्या गया, अभी आपके सामने कंक्लूजन दिया गया, और नोटिस करना C डॉलर E B परसेंटेज E, लेकिन यहां पे नोटिस करो एंड और के बीच के डेफिनेशन के साथ आ रहा, एंड और के बीच में डेफिनेशन के साथ आ रहा भाई, कि यहाँ पे एंड क्या होगा और क्या होगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि C एंड E और B परसेंटेज E डेफिनेटली ट्रू। अब इस एंड और का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड या फिर और का मतलब क्या होगा आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। एंड का मतलब बोथ, ठीक है, एंड का मतलब क्या होगा, बोथ, और का मतलब ईदर वन, ईदर वन, ठीक है। ये बात समझना, एंड का मतलब बोथ, यानी अगर बोला गया यहाँ पे सी एंड ई, समझिएगा ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कोडेड में भी कुछ कंडीशंस लेके आया हूं एंड और वाली। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, सी डॉलर ई और बी परसेंटेज ई, यहाँ पे एंड भी आ सकता है, ठीक है। तो इस और का मतलब मैंने क्या बताया कि ईदर वन, मतलब बोला गया कि इनमें से कोई एक होगा जो डेफिनेटली ट्रू होगा, दोनों नहीं, कोई एक होगा, या तो ये जो डेफिनेटली ट्रू होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर एंड आ जाता, एंड तो मतलब दोनों ही डेफिनेटली क्या होने वाले थे, ट्रू होने वाले थे। समझ में आया। अगर और आ गया तो दिए गए दोनों में से कोई एक डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली ट्रू का मतलब ट्रू ही मानते हैं, डेफिनेटली फॉल्स अलग हो जाता है। और अगर बोथ आ गया मतलब एंड आ गया मतलब दोनों की बात कर रहा, तो दोनों को डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। इसमें अगर एक गलत हो गया और एक सही हो गया तो भी हमारा ये केस बन जाएगा। जरा चेक करते हैं। अब मुझे चेक करना है सी से ई, कि क्या सी से ई में डॉलर वाला साइन आ रहा, और आपको पता है कि डॉलर मतलब लेस देन इक्वल है। जरा चेक करो सी से ई में, तो देखो सी से ई में अगर हम जाएंगे तो दो साइन आ रहा है, एक आ रहा है एट द रेट, मैंने बताया था जो इक्वल होता है उसको नेग्लेजिबल करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, परसेंटेज। हमको चाहिए क्या यहाँ पे, डॉलर, और यहाँ क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा, तो इसका मतलब ये वाला केस गलत हो गया। और अगर ये सही हो गया तो इधर और वाली कहानी यानी और वाली कहानी बन जाएगी। तो जरा बी से ई चेक करो इसी वाले स्टेटमेंट में, जरा बी से ई चलें, तो बी से ई जाओगे तो डॉलर आ रहा, पहला साइन क्या आ रहा है, डॉलर, ठीक है। दूसरा साइन क्या आ रहा है, एट द रेट, उसको नेग्लेजिबल छोड़ दो, कैंसिल करो। उसके बाद परसेंटेज आ रहा, तो डॉलर और परसेंटेज में प्रेफरेंस किसको देंगे भाई, डॉलर और परसेंटेज साइन ऑपोजिट हो गए, और अगर साइन ऑपोजिट हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों गलत हो गए तो वहां पे ईदर यानी और वाला केस नहीं बन सकता। अगर दोनों गलत हो गए तो और वाला नहीं बन सकता। और का मतलब होता है कोई एक तो इसमें से सही होना चाहिए। तो पहला वाला केस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा भाई, पहला वाला केस यहां पर गलत हो जाएगा, पहला वाला केस जो होगा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चेक कर लो, पहला तो कैंसिल हो गया, पहला वाला कैंसिल हो गया। दूसरा चेक करो जरा सा, अगर मुझे जाना है सी से ई में, तो सी से ई में जाएंगे तो एट द रेट, तो भाई एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल, नेग्लेजिबल है, हटा दो। डॉलर, डॉलर यहां पे आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट यहां पे हमको डॉलर दिखाई दे रहा है, भाई ये तो सही हो गया। ध्यान रखना दोनों नहीं सही होने चाहिए, एक ही सही होना चाहिए इसमें से, ये तो सही हो गया, अब ये वाला गलत हो जाएगा तो आंसर मिल गया। जरा बी से ई चल के देख लो भाई, जरा बी से ई चल के देखो, बी से ई जाओगे तो ये नेग्लेजिबल है भाई, तो बी से ई में पहला स्टार आएगा और दूसरा डॉलर आएगा, तो एक स्टार आ रहा और एक डॉलर आ रहा, तो स्टार और डॉलर में देखो प्रेफरेंस किसको देंगे हम, स्टार और डॉलर में स्टार को प्रेफरेंस देंगे, स्टार को प्रेफरेंस देंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, परसेंटेज दिख रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। और अगर ये गलत हो गया तो इसका मतलब सेकंड वाला इसका आंसर हो जाना चाहिए, कि सेकंड वाले में एक तो सही आ रहा और एक गलत आ रहा, मतलब इसमें डेफिनेटली कोई एक ही सही होना चाहिए था और की केस की कहानी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा भाई, इसका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। जरा देखें एक आध और चेक कर लेते हैं, नीचे वाला, नीचे जरा चेक करो, अगर मैं सी से ई जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों परसेंटेज है, ये परसेंटेज है नहीं, कैंसिल हो जाएगा। और अगर बी से ई जाऊंगा तो बी से ई में अगर देखा जाए तो हैश और हैश के बाद परसेंटेज,
तो देखो हैश और परसेंटेज में आप प्रेफरेंस किसको दोगे, हैश को, और यहां क्या दिख रहा है मुझे, परसेंटेज यहां पे दिखाई दे रहा। देखो ध्यान से इसको चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मुझे जाना है कहां पे भाई, अगर मुझे जाना है किस पे, पहले सी से ई में चलते हैं। तो सी से ई में अगर मैं गया, सी से ई में गया तो परसेंटेज प्रेफरेंस परसेंटेज को देंगे, यहां है नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें से ए से बी से ई चलना है। जब बी से ई आप जाते हो तो हैश और परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज और हैश में किसको प्रेफरेंस देंगे बेटा, हैश को प्रेफरेंस देंगे। यहां पर क्या दिख रहा है मुझे, परसेंटेज दिखाई दे रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये भी पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, जबकि एक इसमें से क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। तो ये केस भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये केस भी हमारा कैंसिल हो गया। आगे देखो जरा सा, नेक्स्ट लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट वाला बन रहा क्या। मुझे जाना है कहां पे, सी से ई चलना है। सी से ई गए, @ नेग्लिजिबल हो जाएगा, स्टार आ जाएगा, यहां पे स्टार को प्रेफरेंस देंगे, स्टार को। यहां स्टार नहीं है तो मतलब ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये गलत हुआ है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए भाई। तो जरा बी से ई चल के देख लो, बी से ई, अगर मैं बी से ई जाता हूं तो बी से ई में ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, परसेंटेज और स्टार। और परसेंटेज और स्टार में अगर देखा जाए, यहाँ पे परसेंटेज और स्टार में तो साइन क्या हो रहा है भाई, ऑपोजिट हो रहा, और साइन ऑपोजिट होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो दोनों ही गलत हो गए, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा नहीं आएगा। समझ में आई बात। तो और एंड में एक बहुत बड़ा आंसर यहाँ पे बन जाएगा कि और एंड का मतलब ये होता है कि अगर और आ गया तो दो कंक्लूजन में से कोई एक सही होगा, एक गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए। और अगर एंड आ गया तो दोनों ही सही होने चाहिए, मतलब अगर वो सही बोला है तो सही होने चाहिए, अगर ये गलत बोला है तो दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। आई विश आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये समझ में आया है ना, तो अगला वाला ट्राई करके बताओ, अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करके बताओ। ये देखो यहां पे क्या बोला गया, ऊपर कंक्लूजन पढ़ो, ऊपर कंक्लूजन आप ध्यान से पढ़ो, ऊपर जो है निष्कर्ष आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ऊपर का निष्कर्ष ध्यान से पढ़िए। क्या बोला निष्कर्ष में कि A% D एंड C% F, ये क्या होना चाहिए, इफ बोथ कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू, मतलब ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। देखो एंड आ गया, और आता तो कोई एक सा, तो इन दोनों को अगर सही करूं तो उसके जगह पे खाली स्थान पे क्या साइन रखूं कि दोनों सही हो जाएं, खाली स्थान पे फिलिप्स पे क्या रखूंगा तो दोनों सही हो जाएंगे। तो जरा चेक करो, मुझे A से D चलना है भाई, अगर मैं A से D जाऊंगा तो ए से डी में मुझे परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज तो दो आगे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर या तो यहाँ पे परसेंटेज रखूं तो बन जाएगा, और अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, ग्रेटर इक्वल, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर इक्वल है। तो यहाँ पे दो अगर ग्रेटर इक्वल दिखाई दिए, जरा समझना, दो अगर ग्रेटर इक्वल दिखाई देंगे तो तीसरा वाला या तो खुद ग्रेटर इक्वल हो या फिर इक्वल हो, तभी इस ग्रेटर इक्वल को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका मतलब @ का मतलब तो वैसे यहाँ पे इक्वल हो सकता है, स्टार का मतलब देखा जाए तो लेस देन तो यहां आ ही नहीं सकता, अगर लेस देन आएगा तो फिर साइन क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो यहां पे स्टार कैंसिल हो जाएगा। अगर परसेंटेज रखें तो हाँ पॉसिबिलिटी बन रही, परसेंटेज से ही एक चीज हमारी सही हो जाएगी, तो ये परसेंटेज भी अभी इसको रख लेते हैं, अभी डाउट में छोड़ दो। डॉलर अगर रखूं मैं, यहां पे डॉलर रखूंगा तो आपको पता है कि डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल, और अगर आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब ग्रेटर इक्वल है और यहाँ डॉलर मतलब लेस देन इक्वल रखूंगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, और अगर साइन ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये कभी सही हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया कि यहाँ पर या तो @ होने वाला है या तो परसेंटेज होने वाला है। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो पहले वाले को सही करने के लिए दो साइन निकल के आ गए, एक तो परसेंटेज और एक तो @, लेकिन अभी दूसरा वाला भी तो है, सी से एफ चलना है। तो जब सी से एफ जाओगे आप यहां पे और आपको हैश लेके आना, हैश का मतलब क्या होगा भाई, हैश का मतलब ग्रेटर चाहिए, आपको ग्रेटर चाहिए, जबकि आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जरा मैं हटाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, ग्रेटर दिख रहा है यहाँ पे, सी से एफ में मुझे ग्रेटर चाहिए। जरा देखो हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर दिख रहा, परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर इक्वल है। तो अब जरा सोचो यहां पे मैं इक्वल और परसेंटेज यानी कि परसेंटेज यानी कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में से ऐसा क्या रखूं, तो आप नोटिस करोगे कि जब भी मुझे सी से कहां जाना है भाई, एफ की तरफ जाना, सी से एफ में मुझे हैश चाहिए भाई, और अगर मैं हैश रखता हूं तो मैं नोटिस करता हूं कि यहां पे अगर मान लो इक्वल रख दिया तो भी मुझे हैश मिल जाएगा, और यहां पे मैं अगर मान लो ग्रेटर इक्वल रखा
ग्रेटर इक्वल, क्योंकि ये बता आपको ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल है, तभी भी प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। तो मतलब यहाँ पे इक्वल रखो तो भी आंसर आ रहा, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल रखो तो भी आंसर आ रहा। तो इसका मतलब पहला और तीसरा दोनों मिलके आंसर ला सकता है, या दोनों से इंडिविजुअली भी आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, जिससे आप किसी भी एक को रख लीजिए आपका आंसर आएगा। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में देखो दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। मतलब कि पहले को और तीसरे को रखेंगे, किसी एक को रख लो, आपका आंसर आना तय हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, परफेक्ट। चलिए, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपने इस चीज को क्लियर किया होगा। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल केसेस लेके आ रहा हूं। देखो मैंने आपको एंड और बता दिया, रिवर्स कोडेड बता दिया आपको, मैंने आपको नॉर्मल केसेस बता दिए, सब कुछ जो इनइक्वालिटी में आपको 5 नंबर दे सकता है, कुछ स्पेशल केसेस। और ये स्पेशल केसेस किसको इंडिकेट करने के लिए, ईदर और को, ईदर और को इंडिकेट करने के लिए मैं बताने जा रहा हूं। ईदर और में भी स्पेशली कौन सा, यूनिवर्सल, जिसके लिए मैंने आपको जो इसका पार्ट 1 कहा था, पार्ट 1 में कहा था कि मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल सेशन दूंगा जिसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, आप जरा ध्यान से देखो, ए से मुझे जी जाना है, ठीक है, तो ए से मैं जी जाऊंगा, साइन ऑपोजिट है, गलत है। बी से अगर मैं एच की तरफ जाने लगूं, ये देखो बी है और ये एच है, बीच में साइन ऑपोजिट है, गलत होगा। बी से एफ अगर जाऊंगा तो बी से एफ में भी साइन ऑपोजिट है, गलत होगा। और डी से जी जाऊं तो डी से जी जाने में भी साइन ऑपोजिट है, गलत होगा। तो सारे गलत हो गए। और मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि कभी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजें गलत हो जाएं, देन यू गाइज मस्ट चेक ईदर और कंडीशन। 2 या 2 से ज्यादा चीजें गलत हो जाएं तो आपको क्या चेक करना है, ईदर और ही चेक करना है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं करना। अब जरा सोचो, अब जरा ऐसे सोचो कि क्या इसमें कहीं ईदर और लग सकता है। तो देखो, ईदर और के लिए कहा जाता है कि 2 कंक्लूजन गलत होंगे, सारे ही गलत हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम होंगे, कहीं एलिमेंट सेम दिख रहा तुमको, एलिमेंट कहीं सेम नहीं दिखाई दे रहा। अब जब एलिमेंट सेम नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एलिमेंट सेम दिखाई दे नहीं रहा तो ईदर और कैसे लगाएं। तो जरा सोचो, यहाँ पे थोड़ा सा हाइड एंड सीक एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। कैसे खेल सकता है, जरा देखो, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है कि जो एफ है वही तो जी है, यानी मैं एफ को जी लिख सकता हूं, या यूं कहें कि ए को बी भी लिख सकता हूं, जो ए है वही तो बी है, या सिमिलरली जो एफ है वही तो क्या है, जी है। तो आप नोटिस करो, ए को मैं बी लिख सकता हूं, एफ को जी लिख सकता हूं, क्योंकि जो एफ है वही जी है, जो जी है जो वही एफ है। तो जरा सोचो, यहां पे ए लिखा है, ए लिखा है, क्या मैं इस ए को बी कर दूं, और ए को अगर मैं बी कर दूंगा और जी को मैं क्या कर दूं, यहां पे एफ कर दूं, एफ कर दूं, अगर मान लो ऐसा कर दूं, तो क्या मुझे पहला और तीसरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एक साथ। देखो, पहला और तीसरा गलत भी हो गए, एलिमेंट इनके बी और एफ के साथ सेम भी हो गए, और इनके बीच में तीनों साइन भी हो गए, बड़ा, छोटा और बराबर। और एक चौथा पॉइंट जो मैंने बताया था यूनिवर्सल का, वो क्या था कि इनके बीच में साइन ऑपोजिट होने चाहिए। देखो साइन ऑपोजिट बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर इसका आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, किसमें, ईदर और में। पहला और तीसरा जो है वो ईदर और में चले जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं मैं। तो इस तरह से जो पूरा खेल है ना, वो इसी पर जाके आपका सिमट जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज कभी कभी एग्जामिनर हाइड एंड सीक खेलता है, बेटा याद रखना, इक्वल का मतलब चीजें एक दूसरे को बराबर हो जाएंगी। जो ए है उसको हम बी लिख सकते हैं, जो बी है वो ए लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहां पे, सिर्फ इक्वल वाले केस में, और कहीं नहीं। गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे जरा बढ़ते हैं, इसमें कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो इधर और लगेगा क्या, जरा ध्यान से देखो। यहां पे इसके ऑप्शंस में यहां लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है ए लेस देन डी, दूसरा ऑप्शन है ए बड़ा या बराबर है डी से। ठीक है, चेक करो क्या इसमें इधर और जैसा कुछ है क्या। तो जब हम ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे ए से डी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे बड़ा बराबर और बड़ा, बड़ा बराबर और बड़ा, तो प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा इसमें, ग्रेटर को। यहाँ ग्रेटर है नहीं, कैंसिल, यहाँ ग्रेटर है नहीं, कैंसिल। भाई दोनों कैंसिल हो गए। अगर कभी ये दोनों कैंसिल हो गए तो इधर और चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप नोटिस करो दोनों गलत हैं, रूल नंबर 1। एलिमेंट सेम है, रूल नंबर 2। और देखो तीनों साइन है, छोटा, बड़ा और बराबर। तो भाई 3 साइन में यूनिवर्सल केस चेक करते हैं, तो यहां पे हमने कहा तीनों साइन फॉलो हो गए। और यहां पे क्यों हम चौथे रूल को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिनके बीच में तीनों साइन हैं उनके बीच में एलिमेंट तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, और ऊपर स्टेटमेंट में ये ऑपोजिट होना चाहिए। जरा देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका आंसर ये ईदर और नहीं होगा। वैसे इसका आंसर ये ईदर और नहीं होगा, इसको आप नीदर नॉर लिख सकते हो। मतलब ईदर और नहीं है तो नीदर नॉर बोला जाएगा, नीदर नॉर का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता। अब जरा बड़ा क्वेश्चन देखना, क्यों ये इधर और नहीं हुआ, क्योंकि ए और डी के बीच में तो साइन एक ही तरफ देख रहे थे, साइन ऑपोजिट नहीं थे। अब एक बड़ा क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों होता है, तो जरा सोचो। मान लो एक मैं हूं और एक आप हैं और एक तीसरा कोई बंदा है, मान लो आपके घर के बाहर खड़ा है।
बाहर, मतलब बाहर ही खड़ा है, मार्केट में खड़ा है, ठीक है। आप उसे जानते हो और मैं आपको जानता हूं, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से, ईदर और का मतलब समझा रहा हूं मैं। तो क्या हुआ, आपने उससे कहा कि भाई, मुझसे आपने बोला कि मैं आपसे, जैसे सिंपल सी बात समझना, या एक सिंपल सा, इस एग्जांपल को थोड़ा साइड हटा के मैं थोड़ा सा और इजी वे में कोशिश करूंगा बताने की। आपको यहां पे क्या बोला गया है कि जो ए है वो डी से छोटा है, ए जो है वो डी से बड़ा है, या ए डी के बराबर है। तो आपने कहा इनमें से कोई एक चीज आपकी फॉलो हो सकती, लेकिन जरा सोचो ईदर और लगता क्यों है बेटा? ईदर और तब लगता है ना जब हम कहां होते हैं, डाउट में होते हैं। जब भी हम डाउट में होते हैं तब हम कहां जाते हैं, ईदर और में। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहता हूं कि मान लो मैं हूं, आप इसी से रिलेट करना, मान लो मैं हूं और कोई तीसरा बंदा है, उसका नाम है रमेश। कोई तीसरा बंदा है, उसका नाम क्या है, रमेश है। अब जरा सोचना, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ रमेश की उम्र मुझसे क्या है, ज्यादा है, कम है, या मेरे बराबर है? आप बताओ जल्दी से। आपसे मैंने पूछा कि बताओ भी रमेश की जो उम्र है वो मुझसे क्या है, ज्यादा है, कम है, या मेरे बराबर है? या रमेश की हाइट मुझसे ज्यादा है या मुझसे कम है या मेरे बराबर है? जल्दी मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रमेश को देखा ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, कैसे भी करके मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर मुझे नहीं पता। तो मैं कहूंगा नहीं, मुझे बताना है, आप मुझे बताओ, किसी तरह से भी बताओ। तो आपके मुझसे फिर यही शब्द निकलेगा, सर मैं नहीं जानता। हाँ, अगर आप इतना प्रेशर दे रहे तो मैं कह सकता हूं कि या तो वो आपसे बड़ा होगा, या तो वो आपसे छोटा होगा, या तो आपके बराबर होगा। देखो आपने ईदर और बोल दिया, ईदर वो बड़ा होगा और वो छोटा होगा और वो बराबर हो जाएगा। तो आपने ईदर और कब बोला, जब आप किसी के बारे में कंफर्म रिलेशन नहीं पता, आपको जानकारी ही नहीं है। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जानता ही नहीं तो उसके बारे में कुछ भी बोलेगा उसको डाउट रहेगा। तो जो भी चीज डाउट में जाती है वो हमेशा ईदर और में चली जाती है। जैसे यहां पर अगर इस डायग्राम को मैं देखूं ध्यान से, जब भी हम ईदर और के लिए क्यों चौथा रूल बनाते हैं, क्यों यहां पे बोलते हैं कि साइन ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं, जैसे क्या लिखा मैंने कि ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी से, सी बड़ा है डी से। अब जरा देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है भाई, तो यहाँ पे बात ए और डी की हो रही है। जब हम ए से डी के बारे में बात करते हैं तो हमको पता क्या चलता है, ये तीन साइन आ गए, ये तीन साइन आ गए। तो हम यहाँ पे कंफर्म है कि ए जो है वो, देखो इनमें प्रेफरेंस किसको देंगे, ग्रेटर को। और यहाँ पे हम बिल्कुल कंफर्म है कि ए से डी में अगर जाएंगे तो डी किसको प्रेफरेंस देंगे, ग्रेटर को। इसका मतलब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो ए है वो बड़ा है डी से। और जब आपको कंफर्म पता चल गया है कि ए डी से बड़ा है तो क्या आप डाउट में जाओगे कि सर हो सकता है वो बड़ा हो, या हो सकता है छोटा हो, या वो हो सकता है बराबर हो? जब आपको पता ही है कि रमेश मुझसे छोटा है तो आप मुझसे ये थोड़ी बोलोगे सर हो सकता है छोटा है, हो सकता है बड़ा हो, या हो सकता है बराबर हो। आप यही कहोगे ना सर वो कंफर्म है कि छोटा है। तो जब कंफर्म होता है तो वहां इधर और नहीं लगता, जब डाउट में रहता है तो इधर और लगता है। जब हमको पता ही है कि ए बड़ा है डी से तो वहां पे हम ये क्यों कह सकते हैं कि या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इधर और इसीलिए नहीं लगाया। अगर मान लो इसी बीच में साइन ये वाला होता, कौन सा बेटा, अगर मान लो साइन ये होता ऐसे वाला, अब जाके आप क्या कहते हैं सर, अगर ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा, छोटा और बड़ा, यहाँ पे आ गया ये वाला साइन। तो अब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ए डी से बड़ा है, छोटा या बराबर है। आप जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो मतलब आप डाउट में हो। और जब आप डाउट में हो तो आप क्या कह सकते हो, भाई ए डी से या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। तो याद रखना इस वाले क्वेश्चन में इसीलिए ईदर और नहीं लगा। आंसर इसका क्या लगाओगे, नीदर नॉर। इसका आंसर क्या लगाओगे भाई, नीदर नॉर लगा दोगे। क्यों, समझ में आ गया? क्योंकि यहां पर ए और डी के बीच में रिलेशन कंफर्म है कि ए जो है वो कंफर्म है डी से बड़ा है। तो यहां डाउट तो बना ही नहीं। डाउट कब बनेगा, जब साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसीलिए शायद यूनिवर्सल ईदर और का चौथा रूल बन जाता है कि जिन दो एलिमेंट के बीच में ईदर और लग रहा उनके बीच में स्टेटमेंट में साइन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर साइन ऑपोजिट हुआ तो डाउट सिचुएशन, और अगर डाउट सिचुएशन तो वहां पे ईदर और लग जाएगा। आई विश आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन और बताना चाहूंगा मैं, उसके बाद आपका ये सेशन फिनिश करूंगा। अगर मान लीजिए a इज नॉट इक्वल्स टू b है और b इज नॉट इक्वल्स टू c है, ये आपका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसका मैं कंक्लूजन आपको दे दिया क्या कि a जो है वो बड़ा है c से, और दूसरा दे दिया a है छोटा c से। और आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा। जरा सोचो इस बात को, इसका आंसर आप क्या लगाओगे, जरा इसको सोचो, थिंक अबाउट इट। इसको सोचो जरा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप नोटिस करोगे, आप तो ये पहले तो ये तो बेझिझक करोगे सर ये क्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी के बराबर नहीं है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या तो बड़ा है या तो छोटा है। और बी सी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, या तो बड़ा है, या तो बड़ा है या तो छोटा है। कौन, बी।
तो आप कहोगे सर ए से सी के बारे में डाउट सिचुएशन है, साइन ऑपोजिट है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब चूंकि इनके बीच में दो साइन है तो आप इधर होगा कौन सा केस चेक करोगे, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल का नियम कहता है कि दोनों गलत होंगे, एलिमेंट सेम होंगे और इनके साइन को मिलाएंगे तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। जरा मिला दो बेटा, तो ए बड़ा या छोटा है सी से बन के आएगा। तो क्या ये जो बात है सेटिस्फाई हो रही है? तो आप कहोगे हाँ सर, जब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो मुझे दो साइन मिल रहा, ये वाला, तो इसका मतलब इसको ही प्रेफरेंस देंगे, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, नहीं हो गया, ये बिल्कुल गलत है। आप ये कह रहे हो, अभी आप एक्चुअली ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो भाई, कि सर ए और सी में ए या तो सी से छोटा है या तो सी से बड़ा है। जरा सोचो, ए बी को जानता है, ए सी को जानता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले जब पॉसिबल केस था उसमें मैंने बताया था ये चीज, ए सी को जानता ही नहीं। और जब भाई ए सी को जानता ही नहीं तो तुम ये कैसे कंफर्मेशन में कह सकते हो कि ए सी से या तो बड़ा है या तो छोटा है? अरे वो बराबर भी तो हो सकता है ना। तो इतना 100% श्योरिटी कैसे दिखा सकते हो कि बड़ा ही होगा या छोटा होगा? बराबर नहीं होगा क्या? बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ए का सी से कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। ए बी से कंफर्म है कि बराबर नहीं होगा, बी सी से कंफर्म है बराबर नहीं होगा, लेकिन ए का सी से तो बराबर हो सकता है ना भाई। मैं आपसे उम्र में बराबर नहीं होऊंगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, कंफर्म होगा। आप किसी तीसरे बंदे से कंफर्म है कि बराबर नहीं होगे, लेकिन फिर आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि जो तीसरा वाला बंदा है वो मेरे बराबर नहीं हो सकता? वो भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रेटर और लेस देन पे इधर और जा रहे हो तो ये गलत है। इसका आंसर होगा नीदर नॉर, मतलब यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। इसका आंसर इधर और में नहीं होगा। हाँ, इधर और कब लग जाता? जब यहाँ सी की जगह बी हो जाता। अब आप कंफर्म हो कि भाई ए बी से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो यही तो यहाँ लगा गया। तो इसका आंसर क्या लगाते हैं? या तो 1 या तो 2, या तो ए बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। भाई ए बी के बराबर नहीं हो सकता, क्वेश्चन में बोला है, लेकिन सी से कोई रिश्ता बोला ही नहीं गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ए सी से इधर और में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? तो आई विश आपको ये सेशन पूरा समझ में आया होगा। आई विश आपने सारी चीजें एक एक करके सीखी होंगी और आपने काफी इंजॉय किया होगा, मुझे उम्मीद है, और आपने काफी कुछ सीखा होगा। और उम्मीद है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। चलने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफिशियली मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे जा सकते हैं, मतलब गूगल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमारी क्या है? magnetbrains.com, जहाँ पे जाने से आपको पूरा इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और आपको यहीं से डायरेक्टली हमारे सेशंस मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपके टॉप कोर्सेज में आप नीचे जाएंगे, बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे, एसएससी है वहाँ पे एसएससी को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने बैंकिंग को सेलेक्ट करा तो आपके सामने सारे बैंकिंग के एग्जाम्स आ गए। वहाँ पे कुछ नहीं करना, किसी एक को पोस्ट करिए, यानी किसी एक को क्या करिए? सेलेक्ट करिए। जैसे आपने आईबीपीएस पीओ को सेलेक्ट करा और उसके बाद सेलेक्ट करके अब आगे देखते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें पूरा का पूरा कोर्स आपके एक क्लिक पर मिल जाएगा। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ कहानी ऐसी आ जाएगी, पूरा का पूरा सेशन ऐसा आ जाएगा और वहाँ पे आपको बैठ के सेशंस को प्रॉपर एंजॉय करना है। सेशन को एंजॉय नहीं करना, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। और आपको लगता है कि इसके बाद आप क्या करें, तो आप कुछ मत करिए, सिंपल वे में नेक्स्ट वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको अगला सेशन मिल जाएगा, उसके बाद वाले में अगला मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर आपका चलता चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलने से पहले एक और बात बता दूं आपको मैं कि सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन देता है, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस सेशंस को पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने सिलेक्शन की एक सीट पक्की करिए। तो हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, सिर्फ इसीलिए शायद हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और एकमात्र शायद ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। हम आधा अधूरा देखिए आपको पेड बैचेस में नहीं बुलाते हैं, हम आपको सिंपल यहीं पे सब कुछ कराएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको भी करिए, क्योंकि एक छोटे से प्रयास से कहीं ना कहीं बहुत से चेहरों में और बहुत सारे कह सकते हैं कि इरादों में, उम्मीदों में एक नई उमंग आ सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, एक और अच्छे सेशन के साथ, एक और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए और खूब सारी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।